चलेगा। पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक चल रहा है, आपका टॉपिक का नाम है बच्चों इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। टॉपिक जो चल रहा है बेटा, अपन जो एमसीक्यू सोल्व करेंगे आज, अपन बात करेंगे इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में। और लगभग इस टॉपिक से बेटा पेडियाट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। न्यूनेटल रिजस्टेशन, अपगार स्कोर, ब्रीथिंग आपका, सक्शनिंग, टेम्परेचर मेजरमेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बेटा। चलेगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और अपन यहाँ थ्योरी के साथ साथ बेटा प्रैक्टिकल भी पढ़ते जाएंगे बेटा। इमेज बेस्ड क्वेश्चन, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे। दिमाग से लाइक और शेयर कर दे बच्चों। अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने फ्रेंड के ग्रुप में शेयर कर दे, 1 मिनट का समय निकाल के मेरे लिए। यस बेटा, ब्रांडेड चार्ट, इमरजेंसी, O2 आईसीयू से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर पूछ ले तो पढ़ाना बंद कर दूंगा। रिकॉर्ड कर लेना मेरी बात को डेफिनेटली बेटा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिमाग से कमेंट कीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपन बेटा स्टडी की। पहला क्वेश्चन, ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट। चलेगा बच्चों, ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न एक्सेप्ट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा? नॉर्मली न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन कैसा होगा बच्चों? एक्सेप्ट पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा। देखिएगा बेटा, रेगुलर पीरियोडिक सेलो रेस्पिरेशन, इरेगुलर पीरियोडिक सेलो रेस्पिरेशन, थोरेको एब्डोमिनल रेस्पिरेशन या थ्रू नोज एंड माउथ। बताइए। साथ में मैं थ्योरी पढ़ाने वाला हूं डिटेल में बेटा। 2 पार्ट में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। आज पहला पार्ट और कल दूसरा पार्ट बेटा। बहुत लंबा पार्ट है, यहाँ पे 3-4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं और दूसरे भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपके यहां से आने वाले हैं। दिमाग से कमेंट कीजिएगा बच्चों। पुट इट फास्ट डियर, पुट इट फास्ट। छोटी छोटी बातें और संलक्षण, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। लव यू ऑल बेटा सभी को। पढ़ते रहे, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। गुड इवनिंग सभी को। पहला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आपकी स्क्रीन पे बेटा। चलेगा बच्चों, पहला क्वेश्चन करेगा कि न्यूबॉर्न का रेस्पिरेटरी कैरेक्टरिस्टिक क्या बेटा? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, जो न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर होता है, पीरियोडिक होता है, सेलो होता है, थोरेको एब्डोमेन होता है, थ्रू नोज और माउथ होता है। एक्सेप्ट पूछे तो रेगुलर नहीं होता। एक्सेप्ट पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर ए जाएगा। क्लियर? क्योंकि न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन बेटा इरेगुलर होता है, रुक रुक के रेस्पिरेशन होता है, सेलो होता है, पीरियोडिक होता है, रेगुलर नहीं होता है। ध्यान रखना, एक्सेप्ट पूछ रहा है। अडल्ट के अंदर रेस्पिरेशन रेगुलर होता है, न्यूबॉर्न के अंदर रेगुलर नहीं होता है। पहला क्वेश्चन का काफी लोगों ने गलत जवाब दिया है, कोई बात नहीं। पहला आंसर आपका राइट आंसर है रेगुलर। अब बात करते हैं बेटा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर बेटा। देखिएगा, कुछ मैंने यहां पे पिक आपके पुट करी है। देखिएगा, सबसे पहला मैं आपके बात कर रहा हूं बेटा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न की बात करें अपन। टॉपिक चल रहा है इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बताइए मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा। क्लियर बेटा? इमीडिएट केयर में व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? बेबी की डिलीवरी होने के बाद फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बेटा? जस्ट आफ्टर बेबी बर्थ। बेबी बर्थ होने के बाद सबसे पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बच्चों? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू बेटा, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन इन केस ऑफ इमीडिएट जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी? बेबी की डिलीवरी हो तो प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बेबी का बर्थ होते ही प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन क्या है? ऑप्शन ए सुन लीजिएगा, सक्शनिंग। बी ऑप्शन है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। सी ऑप्शन आपका कह रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न। और डी ऑप्शन कह रहा है अपगार स्कोरिंग। बताइए क्या आपका राइट आंसर बेटा? डी ऑप्शन कह रहा है अपगार स्कोरिंग। व्हाट इज द राइट आंसर? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। यस बेटा, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों के। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपकी पहली जिम्मेदारी है कि सबसे पहले देखो, अरे पहले असेसमेंट करोगे ना तो फर्स्ट असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न। अगर रेस्पिरेटरी पैटर्न नॉर्मल है तो सक्शन एक्शन की जरूरत नहीं होती। तो पहले तो देखो और फिर बेटा आप सक्शन करो। एयरवे क्लियर बाद में आएगा। अरे देखो पेशेंट को, अगर बेबी न्यूबॉर्न को नॉर्मल रेस्पिरेशन चल रहा है तो सक्शन एक्शन की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं होती, नॉर्मल चल रहा है तो। गेट माय पॉइंट।
थोड़ा बहुत माउथ आउट करो, नोट्स को क्लियर कर दो, वरना कोई जरूरत नहीं होती। तो फर्स्ट जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पहला होता है बेटा असिस्मेंट। अरे पहले देखोगे तभी तो काम करोगे। तो फर्स्ट असिस्मेंट, और असिस्मेंट में क्या, असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न, गेट माय पॉइंट। अब सेम क्वेश्चन है और ऑप्शन चेंज हो गया, मैंने लिख दिया यहां पे फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है। अब बताइए, ये मैंने ऑप्शन हटा दिया है, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया और ये आपका मैंने यहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी की जगह एक्शन लिख दिया है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, जिसके लिए एम्स दिल्ली आपका पैटर्न से पूछता है। और एम्स दिल्ली बेटा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, वो थ्योरी से क्वेश्चन बना के पूछेगा। ऐसा नहीं कि आए स्लाइड चला दी किसी की कॉपी करके और आपका सिलेक्शन हो गया। क्वेश्चन पढ़ने से अगर सिलेक्शन हो जाता तो शायद मुझे अपना यहाँ कीमती समय अपना और इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, मैं क्वेश्चन ही पढ़ा देता आपको। इसीलिए थ्योरी पढ़ाता हूं, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। और अभी भी खूब टाइम है बेटा, 2.5 महीने का समय है आपका, 75 दिन का समय, आपके 2.5 महीने से ज्यादा समय है। आराम से आप आसानी से नोट सेट क्लियर कर सकते हैं। पिछली बार भी हमने 1.5 महीने में बेटा 45 लोगों को क्वालिफाई कराया। करें माय पॉइंट। बस विश्वास रखें अपने पे, गुरुजनों पे और अपनी मेहनत पे। रोज 8-10 घंटे रोज निकालें जिंदगी में। ये 2-3 महीने तक दुनिया को भूल जाओ, गायब हो जाओ दुनिया से। दुनिया आपको ढूंढते हुए आएगी जब नोट सेट में सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आरी बात बच्चों। देखिएगा पहला क्वेश्चन है रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछे तो आपने काट दिया। मैं कह रहा हूं एक्शन क्या है, फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है। यस बेटा, अगर एक्शन अगर पूछे तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सक्शनिंग रहेगा, एयरवे क्लियरेंस। एक्शन का मतलब काम क्या है, तो आप ना रेस्पॉन्सिबिलिटी तो असिस्मेंट हो गया। अब असिस्मेंट कोई एक्शन नहीं है, असिस्मेंट कोई मेजर एक्शन नहीं है, ये तो फिजिकल एग्जामिनेशन का तरीका है। एक्शन यानी क्या काम करोगे, तो बेटा सक्शनिंग करोगे टू एयरवे क्लियरेंस। अब बेटा एक ही वर्ड से आपका आंसर बदल गया, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट। केवल रेस्पॉन्सिबिलिटी बदला तो आंसर सी गया, और रेस्पॉन्सिबिलिटी हटके उसकी जगह एक्शन आ गया तो राइट आंसर क्या जाएगा, सक्शनिंग। सक्शनिंग का मतलब होता है इंप्लीमेंटेशन, काम करना। एक्शन का मतलब काम करना। तो सबसे पहला काम क्या करते हो, सक्शनिंग या एयरवे क्लियर करने के लिए सक्शन करते हो। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असिस्मेंट, और असिस्मेंट में क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी असिस्मेंट। तो छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। हर एक वर्ड एम्स में एक ए बी नोट, लिस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, एक एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। इसी को एम्स दिल्ली बोलते हैं। इसलिए तो कहता हूं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे इज इट क्लियर और नॉट, इसलिए कहता हूं छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। आगे बढ़ जाए अपन, अरे आगे बढ़ जाए बच्चों। यस, ये एक एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में। तो अपन चलो शुरुआत करते हैं बेटा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर। बेटा सबसे पहला बेटा क्लियर बेटो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो फर्स्ट जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है बेटा, वो होती है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंफर्म क्वेश्चन आएगा, लिखवा लो मेरे से, नहीं आए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं। लिख के दे रहा हूं, लिख के। आएगा नहीं, आ चुका यूं मान लो 2021 में। फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न। क्लियर है। असिस्ट देखना, पहले नॉर्मल पैटर्न देखना बेटा। क्लियर बेटा कि नॉर्मली न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन स्टार्ट, न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 6 to 30 सेकेंड। कितने सेकंड में, 6 to 30 सेकंड। नॉर्मली 90 to 92% बच्चों में, लगभग 90 to 92% बच्चों में 6 से 30 सेकंड के अंदर रेस्पिरेशन आपका क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है विद क्राई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रेस्पिरेशन की शुरुआत किससे होती है, क्राई से। जिंदगी का बेटा पहली शुरुआत आदमी रोते हुए आता है और अपने अच्छे कर्मों से पूरी दुनिया को रोते हुए छोड़ जाता है। क्लियर है। तो आपकी शुरुआत, जीवन की शुरुआत रोने से हुई है, इसलिए मेहनत कर लो वरना पूरी जिंदगी में रोना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो आपका होगा बेटा वो किससे होता है, क्राई से। गेट माय पॉइंट। क्लियर। न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 6 to 30 सेकंड विद क्राई। आरी बात में क्लियर बच्चों। इफ नॉट चेंज इन अपगार स्कोर, अपगार स्कोर में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो अप टू 90 सेकेंड इज नॉर्मल। अगर 90 समय तक का समय भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। अगर बेटा अपगार स्कोर में कोई चेंज नहीं हो रहा तो 90 सेकंड तक का समय, यानी 1.5 मिनट तक का समय भी लग रहा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अपगार स्कोर में गिरावट नहीं होनी चाहिए। अपगार स्कोर आपका 8 से नीचे नहीं आना चाहिए। गेट माय पॉइंट। तो भी 90 सेकंड तक नॉर्मल है। बाकी मैक्सिमम बच्चे आपका बेटा
6 to 30 सेकंड में। और आपका जो रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है वो किससे होता है? तो बेटा क्राई के साथ होता है। 92% बच्चों में किससे बेटा? आपका 6 सेकंड में शुरू हो जाता है। अगर अपगार स्कोर में कोई चेंज नहीं हो रहा, अपगार स्कोर नॉर्मल है, तो आपका बेटा वेरी 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 इंपोर्टेंट आरे पास में यहां पे 90 सेकंड तक का समय भी बेटा आपका क्या है? नॉर्मल है। अब देखिएगा बच्चों, क्लियर है? इफ बेबी नॉट क्राई, अब सोचो बाबा नाज ने बेबी नॉट क्राई, बेटा अगर बेबी में क्राई नहीं किया तो लंग्स एक्सपेंड नहीं होंगे, और लंग एक्सपेंड नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन चालू नहीं होगा, क्योंकि इंट्रायूट्राइन लाइफ में न्यूबॉर्न बेबी के जो लंग है वो नॉन फंक्शनिंग होते हैं। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ लंग्स क्या करते हैं? हार्ट से ब्लड रिसीव करते हैं और आफ्टर बर्थ गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। गेट माय पॉइंट? तो अब लंग एक्सपेंड होंगे, रोएगा बच्चा जब रोएगा तब क्या करेगा? तो जब उसके लंग्स क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। गेट माय पॉइंट? लंग्स एक्सपेंड होंगे तो रेस्पिरेशन चालू होगा। अब बच्चा अगर क्राई नहीं कर रहा है तो आप क्राई करवाए बच्चे को कैसे बेटा? सोल फ्लिकिंग, वेरी 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 इंपोर्टेंट। क्राई कराने का सबसे बढ़िया तरीका सोल फ्लिकिंग या बेक रब, या बेक को क्या करते हैं? रब। पहले क्या करते थे? बच्चे को उल्टा करके पीठ थपथपाते थे, वो आजकल बंद कर दिया, क्योंकि ये मानवाधिकार आयोग का बच्चे के अधिकारों का अनन्य पैदा करते उल्टा कर दिया, जिंदगी भरी उल्टा होना। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सोल फ्लिकिंग और बेक रबिंग। हर बात में सबसे पहले सोल को फ्लिक करना और फिर बेक को क्या करना? रब। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एम्स में। छोटी छोटी बातें ओ संलक्षण। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? हर बात में को डाउट है बच्चों? को डाउट है बच्चों? कोमल गलत जवाब है बच्चा, कहां से पढ़ के आई है? सोल फ्लिकिंग और बैक रबिंग। तो सबसे पहले तो असेसमेंट करना है, क्या असीस करना है कि रेस्पिरेशन चालू हुआ कि नहीं हुआ। नॉर्मली 6 सेकंड में चालू हो जाता है, हर बात में क्राई के साथ। अगर 90 सेकंड का समय भी लग रहा है और अपगार स्कोर नॉर्मल है तो कोई डरने वाली बात नहीं है बच्चों। गेट माय पॉइंट? और आपका क्लियर है? इफ बेबी नॉट क्राई तो आपको क्राई करवाना है सोल फ्लिकिंग या बैक रब से। गेट माय पॉइंट? और रेस्पिरेशन को असिस्ट करना। नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसा होता है देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है आपका बेटा, गेटिंग माय पॉइंट, देखिएगा नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है बेटा, देखिएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसा होगा। तो बेटा नॉर्मल रेस्पिरेशन इन न्यूबॉर्न कैसा होता है देख लेना, यहीं से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन होगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इरेगुलर। पहली बात तो ध्यान रखना, इरेगुलर होता है, रेगुलर नहीं होता है। रेगुलर अडल्ट में होगा, न्यूबॉर्न के अंदर, न्यूबॉर्न पढ़ रहे हैं अपन, पेडियाट्रिक पढ़ रहे हैं, तो इरेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा। पीरियोडिक का मतलब रुक रुक के, पीरियड यानी 1-2 सेकंड का गैप लग सकता है, पीरियोडिक। सेलो, एपनिया नहीं होगा, एपनिया नहीं बोल रहा हूं, एपनिया में तो गैप 18 से 20 सेकंड का होता है, यहां पे 1-2 सेकंड का गैप होगा। सेलो का मतलब हल्का हल्का, हल्का सांस, गहरा सांस नहीं लेगा, सेलो, इरेगुलर पीरियोडिक सेलो को। थोरेको एब्डोमेन, थोरेको एब्डोमेन, थोरेको एब्डोमेन का बच्चा जब सांस लेता तो उसका थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों अंदर बाहर होते हैं साथ साथ में। जब बच्चा इंस्पायरेट करेगा तो चेस्ट और उसका एब्डोमेन दोनों क्या होंगे आपके बेटा? रिकॉइल होंगे। और जब एक्सपायरेट करेगा तो दोनों अंदर चला, इंड्राविंग होगी। क्लियर बेटा? थोरेको एब्डोमेन होगा, इरेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा, सेलो को होगा। हर बात में थ्रू नोज एंड माउथ, थ्रू नोज एंड माउथ। और बच्चा मुंह और नाक दोनों से सांस लेता है बेटा, ध्यान रखना, थ्रू नोज एंड माउथ। मुंह से भी सांस लेता है और किससे बेटा? माउथ से भी लेता है। अडल्ट में नोज से सांस आता है बेटा, अगर माउथ से आता तो एयर एंगर कहलाता है, गेट माय पॉइंट। पर न्यूबॉर्न में थ्रू नोज और माउथ क्या आएगा? रेस्पिरेशन होगा, इरेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा, सेलो को होगा बेटा। और कैसा होगा बेटा? थोरेको एब्डोमेन। अरे कैसा होगा बेटा? थोरेको एब्डोमेन रेस्पिरेशन होगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दें, वरना आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें और संलक्षण देखिएगा। क्लियर बच्चों? विदाउट एनी ग्रंटिंग, ग्रंटिंग का मतलब सांस से कोई थर थर की आवाज नहीं, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शन और साइनोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉर्मली कोई ग्रंटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और ना पेशेंट को साइनोसिस होना चाहिए बेटा। गुड इवनिंग सभी को, गेट माय पॉइंट, दिस इज द नॉर्मल। यानी रेस्पिरेशन इरेगुलर है, पीरियोडिक है, सेलो है, थोरेको एब्डोमेन है, थ्रू नोज और माउथ से सांस लेता है, कोई खरखर की आवाज नहीं आएगी, ग्रंटिंग नहीं होगी, ना चेस्ट का एंड्रोविंग रिट्रैक्शन होगा, ना बच्चे को साइनोसिस देखने को मिलेगा बेटा। ये दिस इज द नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नॉर्मल एक्सेप्ट पूछ रहा है, तो रेगुलर नहीं होता, कैसा होगा? इरेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा, सेलो होगा, थोरेको एब्डोमेन थ्रू नोज और माउथ होगा, बट रेगुलर नहीं होगा। हाँ पीरियोडिक और सेलो होगा लेकिन रेगुलर नहीं होगा, इसलिए पहले का राइट आंसर क्या माना आपने? ए। तो क्लियर है कि नहीं बेटा? अब तुमने रेस्पिरेशन असिस्ट कर लिया। क्लियर बच्चों? आपको असिस्ट करना बेटा, ये तो है नॉर्मली रेस्पिरेटरी पैटर्न। अरे कैसा रेस्पिरेटरी पैटर्न है? नॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न। अब आपको कंपेयर करना किससे? एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न से। अरे किससे बच्चों? देखिएगा बच्चों,
किससे कंपेयर करना आपको? एबनॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न से। अब देखिएगा एबनॉर्मल रेस्पिरेशन पैटर्न क्या है, क्लियर है? असिस एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी पैटर्न, क्लियर बेटा? बेटा जो बता रहा हूं पढ़ लो चीनू। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पे देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब अपन यहां डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पेडियाट्रिक। मैंने कोचिंग में पढ़ाने की शुरुआत पेडियाट्रिक से की है बेटा, हल्के में नहीं ले। पापा हम पेडियाट्रिक है, दारी में समझे। फादर ऑफ पेडियाट्रिक कौन है? कश्यपा और जीवपा, और असन एकेडमी में हम है बेटा, हल्के में नहीं ले बेटा। आरिवास में दूसरा क्वेश्चन क्या रहा बेटा? क्लियर है? असिस एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, असिस एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, किस किस तरह के एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हो सकते हैं देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा बेटा। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर आपका देखिएगा असिस्मेंट ही चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रंटिंग की। ग्रंटिंग बेटा वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रंटिंग कैसी? खरखर की आवाज आना एयरवे से, जब बच्चा सांस ले तो उसको खरखर की आवाज आना। ग्रंटिंग किसका इंडिकेशन है बेटा? म्यूकस और एमनियोटिक फ्लूइड प्लग इन एयरवे। एयरवे के अंदर म्यूकस या एमनियोटिक फ्लूइड का प्लग बना हुआ है, ये किसका इंडिकेशन है? ग्रंटिंग का। और ग्रंटिंग एबनॉर्मल टाइप का, तो इस केस में सेक्शन करेंगे अपन मैनेजमेंट में। अभी तो असिस्मेंट कर रहे हैं, फिर मैनेजमेंट करेंगे। और असिस्मेंट 2-3-4 सेकंड में हो जाना चाहिए, इतना नहीं कि तुम आधा घंटा समय लगाते और पेशेंट निकल जाए। ग्रंटिंग, इसके अलावा नजल फ्लेयरिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नजल फ्लेयरिंग क्या होता है बेटा? देखिएगा, नजल फ्लेयरिंग ये वाली कंडीशन होती है। देखिएगा, देखिएगा बच्चों, देखिएगा ये आपकी नजल फ्लेयरिंग बेटा, इमेज देखिएगा आप। देखो बच्चों, नॉर्मली बच्चा नोज से सांस ले रहा तो आपके नथुने नॉर्मली कर रहे हैं बेटा, लेकिन जब बच्चा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब नॉर्मली ये रेस्पिरेशन है, नाक पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, लेकिन बच्चे को नजल फ्लेयरिंग होगी तो नथुनों को फुलाएगा। यानी नॉर्मली तो अपन नाक से कोई नहीं, जब नजल फ्लेयरिंग होगी तो इस तरह से क्या होगा? नथुने फुलाएगा, ये नजल फ्लेयरिंग कहलाती है। और नजल फ्लेयरिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसके देखने को मिलता है बेटा? आरडीएस में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का अर्ली सिम्टम बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एसएसपीजीआई नोएडा में, सुपर स्पेशलिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल नोएडा उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ चुका है कि आरडीएस का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं, लंग सर्फेक्टेंट की कमी से होती है बेटा आदिवास में। तो नजल फ्लेयरिंग इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ आरडीएस, और आरडीएस किसकी कमी से होती है? लंग सर्फेक्टेंट की, क्लियर है? तो इसके मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? डेक्सामेथासोन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, और बर्थ होने के बाद इंट्राट्रेकल इंस्टिट्यूशन ऑफ लंग सर्फेक्टेंट करते हैं। और आरडीएस में कैसा बेटा? ग्राउंड ग्लास मोटरल अपीयरेंस देखने को मिलती है एक्सरे में लंग्स की, तो वो सब पढ़ेंगे अपन बेटा। तो नजल फ्लेयरिंग है ये अपन एबनॉर्मल असिस है, ग्रंटिंग एबनॉर्मल है, नजल फ्लेयरिंग एबनॉर्मल बेटा। साइनोसिस, साइनोसिस का बच्चा क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन क्या कहलाता है? साइनोसिस। और साइनोसिस जो होता है बेटा वो किसको दर्शाता है? कॉम्प्रोमाइज ऑक्सीजन सप्लाई को बताता है। और बच्चों के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी थे, इसलिए तुरंत आपको असिस्ट करना है कि साइनोसिस तो नहीं है, नजल फ्लेयरिंग तो नहीं है, ग्रंटिंग तो नहीं है बेटा, सब चीजें आपको असिस्ट करनी है अच्छे से बेटा, ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है बच्चों? आज बस में इसके अलावा असिस्ट करना है कि रिट्रैक्शन तो नहीं है। क्या नहीं है कमबख्त? तो रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन का मतलब इंड्राइविंग ऑफ इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये देखने को मिलता है बेटा आरडीएस में और निमोनिया में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको अपन रिट्रैक्शन को हिंदी में बोलते बेटा फसली चलना। क्लियर? बच्चों में फसली चलने की बीमारी है तो निमोनिया, और निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट अंडर 1 ईयर ऑफ एज। हमारे पास में क्लियर बेटा? प्रीमेच्योर आपका जो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है उसका मेन कारण है प्रीमेच्योरिटी या लो बर्थ वेट बेबी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मेन कारण क्या रहता है? आपका निमोनिया बेटा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में निमोनिया। तो बेटा अगर बच्चे को रिट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन का मतलब जब सांस ले रहा है तो आपका फसली अंदर की तरफ धस रही है, तो रिट्रैक्शन का इंडिकेशन है, तुरंत आपको क्या करना बेटा? केयर करनी। तो क्लियर है बच्चों? देखिएगा, देखिएगा ये आपका रिट्रैक्शन का एग्जांपल है, ये देखिएगा इमेज आपकी रिट्रैक्शन की। देखो अगर आपको दिख पा रही है, ये बेबी का हेड है या अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये देखो फसलियां बेटा, फसलियां जो है यहाँ पे बच्चों, ये देखिएगा ये फसलियां जब बच्चा सांस ले रहा है वो अंदर की तरफ धस रही है। अब रिट्रैक्शन कई तरह का होता है बेटा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन मॉडरेट आरडीएस को दर्शाता है, अरे बात सब स्टर्नल माइल्ड को, और अगर सुप्रा स्टर्नल रिट्रेक्शन है यानी यहां से स्टर्नम के ऊपर की तरफ सांस लेते समय स्किन अंदर धस रही है, ये किसका इंडिकेशन है बेटा? सीवियर आरडीएस का इंडिकेशन है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? हाइलिन मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं। क्लियर बेटा? तो तुरंत डॉक्टर को नोटिफाई करना, प्राइमरी नर्सिंग रोल है, तो आपको चेस्ट को इवैल्यूएट करना है कि बेटा कोई रिट्रैक्शन वाली घटना तो नहीं हो रही है। अरे इज इट क्लियर और नॉट बेटा? छोटी छोटी बातें और संलक्षण। अरे यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ते हैं। अरे बोले बच्चों, तो ये अपन ने बात करी, ग्रंटिंग देखे, नजल फ्लेयरिंग देखे, साइनोसिस देखे और रिट्रैक्शन को देखे। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? क्लियर बच्चों?
आगे आ जाइए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी साथ के साथ कर रहे हैं। इसके अलावा आपको और कौन कौन से पैटर्न असिस्ट करने, रेस्पिरेशन के दिमाग से जवाब दे दीजिएगा, दिल गदगद हो जाना चाहिए। लगभग 4-5 नंबर के क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं यहाँ पे बेटा। इसके अलावा बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्लियर बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसके अलावा आपको देखना सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन तो नहीं है, सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, क्लियर बेटा, सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। नॉर्मली बेटा, नॉर्मली जब पर बेबी रेस्पिरेट करता है तो चेस्ट और एब्डोमेन एक साथ, थोड़े को एब्डोमेन है यानी चेस्ट और एब्डोमेन एक साथ राइज होते हैं और एक साथ ही क्या आते हैं, फॉल, इस तरह से साथ साथ चलते हैं। क्लियर बेटा, सीसा पैटर्न में क्या होगा बेटा, सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन में बताइए किस तरह का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा बेटा। क्लियर बेटा, क्या कह रहे हैं कि नॉर्मली चेस्ट एंड एब्डोमेन rise and fall टुगेदरली। हमारी बात में इन न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन करता है तो चेस्ट और एब्डोमेन टुगेदरली क्या करते हैं, राइज और फॉल करते हैं। बट बेटा इन केस ऑफ सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन, क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों, नॉर्मली चेस्ट एंड एब्डोमेन, क्लियर, नॉट राइज एंड फॉल टुगेदरली। इज इट क्लियर और नॉट? आपका सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन किसको दर्शाता है? नॉर्मली जब आप इंस्पिरेट करते हो तो सांस अंदर लेते हो तो दोनों आपका फेफड़े और आपका एब्डोमेन, पेट दोनों अंदर जाते हैं, और जब सांस लेते हो तो बाहर आते हैं, और जब छोड़ते हो तो अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहां पे उल्टा चलेगा, जब इंस्पिरेट करोगे तो एब्डोमेन बाहर जाएगा, तो एब्डोमेन बाहर जाएगा तो चेस्ट अंदर जाएगा, और चेस्ट बाहर जाएगा तो एब्डोमेन अंदर जाएगा। अगर यू साथ साथ चल रहा है तो सीसा आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन है, लेकिन इस तरह से चल रहा है, क्लियर, एब्डोमेन और थोरैक्स उल्टा उल्टा चल रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। और ये बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये देखने को मिलता है वेरी 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 इंपोर्टेंट एटलैक्सिस में। एटलैक्सिस इज सीन इन केस ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। एल्वेलाई का जब कोलैप्स हो जाता है बेटा, ये क्या कहलाता है, एटलैक्सिस। और एल्वेलाई अगर कोलैप्स हो जाए बेटा तो नाइट्रोजन गैस बेटा अपन पेशेंट को हाई अमाउंट में नाइट्रोजन गैस विद O2 देते हैं बेटा। ये बेटा क्या करते हैं, लंग एक्सपेंशन में हेल्प करती है। और ये मोस्टली किस में देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट में, या तो न्यूबॉर्न में होगा एटलैक्टिसिस वाले में, या लॉन्ग टर्म आईसीयू पेशेंट में एटलैक्टिसिस होने का खतरा रहता है। क्लियर बच्चों, तो आपको देखना कि सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन तो नहीं है। अरे बच्चों, को डाउट है बच्चों? अरे मेरी बात समझ रहे हैं? चले आगे। इसके अलावा ये और देखने को मिलता है आपका बेटा, सीओपीडी में भी देखने को मिल सकता है, निमोनिया में देखने को मिल सकता है, अस्थमा में देखने को मिल सकता है, ये बहुत सारी कंडीशन में देखने को मिलता है। तो आपको कोशिश करना है कि सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन तो नहीं है बेटा। गेट माय पॉइंट? ये देखिएगा, इमेज देखिएगा, नॉर्मली देखो, ये देखो बेटा, ये आपकी डॉटेड लाइन से दर्शाई गई, अगर आपको दिख रही है। नॉर्मली जब बच्चा सांस लेता है, नॉर्मली जब बच्चा सांस लेता है आर्यवास में, तो जब सांस छोड़ेगा तो चेस्ट और एब्डोमेन दोनों नीचे आएंगे, और जब लेगा तो दोनों राइज होंगे। क्लियर, चेस्ट एंड एब्डोमेन राइज विद इंस्पिरेशन, आर्यवास में साथ में। सीसा पैटर्न में क्या होगा कि चेस्ट वाल रिट्रैक्ट एंड एब्डोमिनल वाल राइज विद इंस्पिरेशन, कि जब इंस्पायरेट करोगे तो चेस्ट तो अंदर दे जाएगा और पेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये किसको दर्शाता है, एटलैक्टिसिस को, निमोनिया को, सीओपीडी को, अस्थमा को दर्शाता है। दिस पैटर्न इज नोन एज, उल्टा चल रहा है, ये अंदर जा रहा है तो ये बाहर जाएगा, सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन। जबकि ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो ये आपको असिस्ट करना अच्छे से बेटा। कर बच्चों, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन कि आपको देखना कि सीसा पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन तो नहीं है बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिए, क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखना है कि कुस्मोल रेस्पिरेशन क्या होता है। कुस्मोल रेस्पिरेशन बताइए बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। कैसा होगा कुस्मोल? तो ध्यान रखना, कुस्मोल वाला रेगुलर होता है, रेगुलर रैपिड डीप ब्रीथिंग, वेरी 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 इंपोर्टेंट। और सीन इन द केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और किस केस में देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, क्रोनिक रीनल फेलियर में, या नॉर्मली मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो तो वहां पे कैसा बेटा, कुस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। यहां पे क्या होगा, रेगुलर रैपिड एंड डीप ब्रीथिंग, इस तरह से। जैसे किसी डॉगी को पत्थर मारा, डॉगी भागा, फिर पत्थर मारा, फिर भागा, और भागने के बाद वो जो हाँफता है उस तरह का रेस्पिरेशन होता है। कौन सा बेटा, कुस्मोल रेस्पिरेशन। रेगुलर होगा, और ये ध्यान रखना कुस्मोल वाला रेगुलर होता है, जबकि बच्चों में नॉर्मल क्या होता है, रेगुलर होता है। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाला है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिएगा। तो कुस्मोल रेस्पिरेशन तो नहीं है, इसको आपको अच्छे से चेक करना बेटा।
गेट माय पॉइंट। और ये किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो सीआरएफ में, डायबिटिक कीटोसिस में। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके अलावा देखिएगा बच्चों, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, बताइए चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। और देखना एबनॉर्मल पैटर्न में कि चेन स्टॉक रेस्पिरेशन तो है नहीं। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन किसको बताता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन किसको बताता बेटा? चेन स्टॉक रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा हाइपर एपनिया विद एपनिया। वेरी 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 इंपोर्टेंट, हाइपर एपनिया विद एपनिया। यानी पेशेंट को क्या होगा, पहले तो बेटा 2-3 सांसें तेजी से आएगी इस तरह से, और फिर 20 सेकंड के लिए सांसें बंद हो जाएगी, फिर सांसें आएगी, फिर 20 सेकंड के लिए बंद हो जाएगी। हाइपर एपनिया का मतलब 20 सेकंड के लिए रुक गई, फिर रुक गई। इस तरह का क्या कहलाता है, रेड चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। और ये देखने को मिलता है बेटा सीन इन द केस ऑफ वेरी इंपोर्टेंट पोन्स इंजरी में। अरे किसकी इंजरी में, पोन्स की इंजरी में। और या बेटा और बताइए चेन स्टॉक रेस्पिरेशन किसकी इंजरी में, पोन्स इंजरी में। या बच्चों वेरी 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 इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आरिवास में मिड ब्रेन की इंजरी हो जाए, इन दोनों कंडीशन के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर मिड ब्रेन इंजरी हो, पोन्स इंजरी हो, तो कौन सा रेस्पिरेशन, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। अडल्ट में भी ऐसे देखने को मिलेगा, हाइपर एपनिया विद एपनिया, हाइपर एपनिया विद एपनिया। गेट माय पॉइंट। 2-3 सांसें नॉर्मल आएगी और वो डीप सांसें आएगी, हाइपर एपनिया होगा, और फिर 20 सेकंड के लिए सांसें क्या हो जाएगी, बंद। अब बताइए एपनिया क्या होता है, टर्म बताइए एपनिया क्या होता है, बताइए क्लियर। ये देखिएगा कुसमोल रेस्पिरेशन, कुसमोल में तो क्या होगा, नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसे चलता है, यूं इस तरह से। यहां पे देखो बेटा डीप चलता रेस्पिरेशन, हाइपर एपनिया, सॉरी रैपिड रेगुलर और डीप ब्रीथिंग होगी, रेगुलर हो रही है और रैपिड हो रही है, तो कुसमोल रेस्पिरेशन। आरी बात में देखिएगा। नेक्स्ट बात करें कि एपनिया क्या होता है बेटा, एपनिया क्या होता है। अपन बात करें चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन किसमें देखने को मिलता है आपको, पोन्स इंजरी और मिड ब्रेन इंजरी के अंदर। हाइपर एपनिया विद एपनिया, हाइपर एपनिया विद एपनिया क्या कहलाता है, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। अब एपनिया क्या होता है मुझे बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ एपनिया। यस बेटा, एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। शाबाश हनुमान चौधरी, अरे वाह बेटा वाह, मौज कर दी। अबे कहां से पढ़ते हो ये सब। अरे बेटा एब्सेंट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब तो डेथ होता है ना, जब सांसें बंद हो जाएगी तो मृत्यु कराएगी, फिर मृत्यु का मतलब क्या है, डेथ का मतलब क्या है। अबे कमबख्तों, सही आंसर है बेटा टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। एपनिया का मतलब क्या होता है, टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग। एब्सेंट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब डेथ होता है बेटा, ध्यान रखना। टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग एटलीस्ट फॉर 20 to 30 सेकंड। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एम्स में, कितने सेकंड के लिए, तो 20 से 23 सेकंड के लिए विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, और साथ में पेशेंट की हार्ट रेट क्या होगी, थोड़ी कम होगी। इस वाली कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एपनिया। और ये टेम्पररी सीजेशन है, परमानेंट सीजेशन नहीं है। क्या बेटा, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाता है, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाता है बेटा, डेथ कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाता है, डेथ कहलाता है। और अपन क्या पढ़ रहे हैं, टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाएगा बेटा आपका, वेरी 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 इंपोर्टेंट, एपनिया कहलाएगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे आगे बढ़ जाए, छोटी छोटी बातें और सलाह। तो टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। इज इट क्लियर और नॉट। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो यहां पे क्या होगा, पेशेंट को हाइपरवेंटिलेशन होगा और फिर सांसें थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगी, बंद। फिर अब क्यों होगी बेटा, देखिएगा पेशेंट जब हाइपरवेंटिलेट होगा तो बॉडी में क्या चलेगी, O2 बढ़ेगी। अब समझना थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। सीओपीडी में लोग सेंड क्यों देते हैं, यहां से क्वेश्चन बन रहा है एक, यानी एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन कैसे बनाता है सीख लीजिएगा, आपका भविष्य तय हो जाएगा, आपका सपने सच हो जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, क्लियर बच्चों, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, हाइपर, क्लियर बच्चों, हाइपर वेंटिलेशन होगा तो बॉडी में O2 बढ़ेगा, जबकि आपका बेटा मेन जो इंस्पायरेटरी सेंटर है, इंस्पायरेटरी सेंटर है वो कहां होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। अरे कहां होता है आपका, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। गेट माय पॉइंट। ये आपका टर्सी वेंट्रिकल, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला एरिया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। और ये बेटा काम करता है CO2 के रेस्पॉन्स में। वेरी 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 ध्यान रखना, आपका जो मेन इंस्पायरेटरी सेंटर है वो CO2 के रेस्पॉन्स में काम करता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन के रेस्पॉन्स में काम नहीं करता है। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, किसके रेस्पॉन्स में काम करता है, CO2 के रेस्पॉन्स में। जैसे बॉडी में CO2 बढ़ेगी तो आपकी इंस्पायरेटरी सेंटर के जो न्यूरॉन्स है वो स्टिमुलेट होंगे और पेशेंट को क्या होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, हाइपरवेंटिलेशन होगा। तो जैसे बच्चे ने हाइपरवेंटिलेट किया तो O2 बढ़ेगी, लेकिन फिर 20 सेकंड के लिए
सांसें बंद हो गई, 20 सेकंड के लिए सांसें बंद होगी तो बॉडी में O2 की कमी होगी, तो बॉडी में कौन बढ़ेगी, CO2। CO2 बढ़ेगी तो आपका कौन इंस्पायरेटरी सेंटर जो मेडुला ऑब्लिंगेटा में वो आपका स्टिमुलेट होगा, फिर वापस पेशेंट को क्या होगा, हाइपरएपनिया। फिर हाइपरएपनिया होता है CO2 कम हो जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगी तो फिर टेम्परेरी सिचुएशन हो जाएगा, एपनिया हो जाएगा, फिर CO2 बढ़ेगी तो वापस, इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो ध्यान रखना आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जो रेस्पिरेशन है वो किस गैस के रेस्पॉन्स में काम करता है, तो किस गैस में बेटा, CO2 के रेस्पॉन्स में। इसीलिए सीओपीडी के मरीज को बेटा 2 लीटर पर हावर के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं, लो ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि लो ऑक्सीजन देंगे तो बॉडी में उसके CO2 बढ़ेगी, और CO2 बढ़ेगी तो सेल्फ रेस्पिरेशन इंड्यूस होगा। एक क्वेश्चन आ चुका है कि सीओपीडी के मरीज को लो ऑक्सीजन क्यों देते हैं, सीओपीडी के मरीज को 2 लीटर पर आवर पर मिनट के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से क्या देते हैं, 2 लीटर पर मिनट, 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कम दोगे बच्चों तो बॉडी में O2 कम रहेगी और CO2 बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी तो इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा, और जब इंस्पायरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होगा तो सेल्फ रेस्पिरेशन चालू होगा। और हर मरीज का टारगेट क्या, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसका सेल्फ रेस्पिरेशन शुरू कर दो। इसलिए सीओपीडी के मरीज में बेटा लो ऑक्सीजन देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? और मेन जो गैस जो इंस्पिरेशन को चलाती है वो कौन सी है बेटा, CO2 है। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। और जिंदगी में ध्यान रखना, सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। एसएन एकेडमी के साथ जुड़े रहेगा, अपने सपने को साकार करते रहेगा। यहां तक क्लियर है? 5 क्वेश्चन बताई दिए मैंने, और ये सब एम्स में आने वाला है, दोबारा नहीं बोलूंगा। ये देखिएगा चेन स्टोक रेस्पिरेशन। चेन स्टोक रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, देखो, हाइपर एपनिया, फिर एपनिया, फिर हाइपर एपनिया, फिर एपनिया। नॉर्मली रेस्पिरेशन ऐसे चलता है, ये नॉर्मल इस तरह से, कोई एपनिया एपनिया नहीं होता, नॉर्मल रेस्पिरेशन। लेकिन यहाँ पे हाइपर एपनिया हो रहा, फिर एपनिया हो रहा, फिर हाइपर एपनिया, एपनिया। क्यों? जैसे हाइपर एपनिया होगा तो O2 बढ़ेगी, क्लियर है? जैसे एपनिया होगा CO2 बढ़ेगी, वापस हाइपर एपनिया होगा, और एक क्रम चलता रहता है। ये किसको दर्शाता है? मिड ब्रेन इंजरी और पॉन्स इंजरी को बताता है। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे बोलो भाई। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट एक रेस्पिरेशन और होता है जिसको बोलता है बेटा बियोट्स रेस्पिरेशन। कुछ नहीं, छोटे प्रैक्टिकल भी साथ ही चल रहा है, इमेज बेस भी साथ ही चल रहे हैं, थ्योरी भी साथ ही चल रही है। बियोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है? बियोट्स रेस्पिरेशन जल्दी कमेंट कीजिएगा, व्हाट इज बियोट्स रेस्पिरेशन? जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। यह स्लाइड वालों से दूर रहे बेटा, बिल्कुल सही है। और गवर्नमेंट फैकल्टी से पढ़ेंगे, क्योंकि वो स्लाइड वाले क्या करते हैं, पहले तो पैसा ले लेते हैं, फिर स्टूडेंट से पढ़वा देते हैं। क्लियर बच्चों? इसकी वजह से नर्सिंग प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। चलिए बच्चों, बियोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है बताएं, जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। और सारी लाइव क्लासें होगी, लाइव होकर सेव होगी। ऐसा नहीं कि पुराने वीडियो डाल दिए पुराने वीडियो तो फ्री में पढ़ा रहे, यूट्यूब पर पैसे वसूल कर लिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि फर्जी पीडीएफ में बेच लिए, पैसे कमा लिए। कट माय पॉइंट। बियोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपके लिए नोट्स भी आ गए, आपके लिए नोट्स भी अवेलेबल हो गए। नोट्स की जो प्राइस है बेटा लिख लेना, नोट्स की प्राइस है 2000 रुपए 2K। इसके अंदर बेटा 2500 पेज है, विद बाइंडिंग है बेटा, बाइंडिंग के साथ हैंड रिटन नोट्स है। ध्यान रखना, मैं कोई टाइपिंग में विश्वास नहीं रखता हूं। क्लियर बच्चों? सारी दे दो। क्लियर बच्चों? हैंड रिटन नोट्स है बेटा, 2500 प्लस पेज है। यहाँ पे 1 पेज में 1 है बेटा, क्लियर? बोथ साइड हर पास में। इसके अलावा बाइंडिंग चार्ज है, और आपका बेटा कुरियर चार्ज अलग से रहेगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से रहेगा। जैसे तमिलनाडु भेजना तो 700-800 रुपए लगते हैं, तो 2800 रुपए में आएंगे। राजस्थान में भेजना तो 500 रुपए लगते हैं, 2500 रुपए में पड़ जाएंगे। ये रहे बेटा सारे के सारे नोट्स आपके साथ, सारे के सारे नोट्स। ये देखिएगा, ये देख लीजिएगा बच्चों, ये देख लीजिएगा सारे के सारे नोट्स। एक नोट्स और है, ये देखिएगा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ये सारे बहुत सारे नोट्स है बेटा आपके पास। ये इस तरह के नोट्स मिलेंगे आपको, हैंड रिटन नोट्स है बेटा, पूरे पूरे कंप्लीट। ये देखिएगा इस तरह से बच्चों, कैट माय पॉइंट, इस तरह से कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, A to Z नोट्स मिलेंगे। और ये देख लो, इतने सारे नोट्स अगर पढ़ पाओ तो ही मंगाना, वरना रद्दी में जाएंगे बिना ही मतलब। क्लियर बच्चों? ये देखिएगा इतने सारे नोट्स है, क्लियर है? लगभग 5 किलो वजनी नोट्स, अगर हिम्मत हो पढ़ने की तो ही मंगाना, वरना पैसे लग जाएंगे बेटा बिना ही मतलब। तो नेक्स्ट बात करें अपन किसके बारे में, बियोट्स रेस्पिरेशन के बारे में। अरे किसके बारे में बात करें अपन, बियोट्स रेस्पिरेशन के बारे में। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर बच्चों? बियोट्स रेस्पिरेशन के बारे में बात करें। क्लियर बच्चों? बियोट्स जो रेस्पिरेशन है बेटा, और अधिक जानकारी के लिए आपको 8368066088 पे कांटेक्ट करना है, पेमेंट जमा कराना है, और आपका एड्रेस भेजना, नोट्स ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट बात करें बेटा अपन बियोट्स रेस्पिरेशन की। बियोट्स जो रेस्पिरेशन है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बियोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, 3 रेगुलर रेस्पिरेशन विद 3 नेक्स्ट पोज। मेरी बात समझे, 3 बार तो सांसें नॉर्मल आएगी, और फिर 3 बार सांसें क्या हो जाएगी, बंद। जैसे देखो 1 2 3, फिर 3 में समय लगाया, पोज 1 2 3, फिर पोज। यहां पर रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा, रेगुलर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे पास बच्चे में नॉर्मल होगा, या किसी अडल्ट की बात करें, लेकिन 3 सांसें नॉर्मल, और 3 सांसों में जितना समय लगा उस समय सांसें बंद।
इसे क्या बोलते हैं, बियर्ड्स रेस्पिरेशन। और ये देखने को मिलता है बेटा सीन इन केस ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेनिंजाइटिस, मेनली मेनिंजाइटिस में, और दूसरा हेड इंजरी में बेटा। मेनिंजाइटिस और हेड इंजरी के अंदर ऐसा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, बियर्ड्स रेस्पिरेशन बोलते हैं। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। क्लियर बच्चों? यस बेटा, शशि शर्मा बेटा क्लासेस चल रही है एप्लीकेशन पे, डोंट वरी। आज हुई थी ना साइकेट्री की, कौन सी दुनिया में रहता है, जाग लिया कर बेटा। नेक्स्ट देखिएगा तो 3 रेगुलर रेस्पिरेशन विद 3 नेक्स्ट पोज। ये देखो अलग अलग बेटा, ये होता है टेकिपनिया का रेस्पिरेशन, इस तरह का रेस्पिरेशन होता है टेकिपनिया में। ब्रेडिपनिया में बेटा स्लो हो जाता है। यूपनिया नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपनिया बोलता है, इस तरह का होता है बेटा। क्लियर? बियर्ड्स के अंदर 3 सांसें नॉर्मल 3 पोज, 3 सांसें नॉर्मल 3 पोज। एपनिया के अंदर सांसें ही बंद हो जाएगी बेटा। क्लियर है? टेम्पररी सीजेस होगी। चेन स्ट्रोक के अंदर इस तरह का रेस्पिरेशन होगा। एपनिस्टिक में इस तरह का जिगजैग पैटर्न का होगा। एगोनल में अलग अलग तरह का रेस्पिरेशन होगा, डाउन और फॉल होगा। सेलो में हल्का हल्का रेस्पिरेशन। हाइपरएपनिया, एयर टेपिंग, क्लियर, कुस्मोल्स, आपका साइकिंग टाइप के अलग अलग तरह के रेस्पिरेशन होते हैं बेटा। कैडो माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा और रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्या क्या एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। नेक्स्ट देखिएगा चेन स्ट्रोक के बाद आ जाइए बच्चों, एक रेस्पिरेशन होता है बेटा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं कम वक्तों, अपन बात कर रहे हैं इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न की। और इमीडिएट केयर न्यूबॉर्न में फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, आपको रेस्पिरेटरी पैटर्न असिस्ट करना है। पहले नॉर्मल असिस्ट करना, फिर एबनॉर्मल है कि नहीं उसको देखना। अब एबनॉर्मल का पता कब होगा, जब तुम्हें नॉलेज होगा। और पेडियाट्रिक पढ़ाने का मेन मकसद है क्या है कि ताकि नर्सेस को पेडियाट्रिक का नॉलेज हो, बच्चों का नॉलेज हो, क्योंकि बच्चों के फिजियोलॉजिकल फिजिकल फिल्म वाइटल अडल्ट की तुलना में बहुत अलग होते हैं। तो आपको बेटा नॉर्मल का पता होगा तभी तो एबनॉर्मल का पता लगाओगे, और एबनॉर्मल का पता होगा तभी डिजीज को फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो आपको बच्चे को देखना कि पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन तो नहीं है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिएगा। पैराडॉक्सिकल वर्ड का मतलब होता है बेटा उल्टा। और अब पैराडॉक्सिकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। अरे बस में क्लियर बच्चों? देखिए एक बच्चा, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली चेस्ट आउट ड्रा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब पर्सन इंस्पायरेशन करता है तो चेस्ट क्या होता है बेटा, आउटड्रा होता है। और जब पर्सन क्लियर बच्चा इंड्रा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सॉरी आउटड्रा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और इंड्रा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं। नॉर्मली क्या होता है, जब पर्सन इंस्पायरेट करता है। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? जब आप सांस लोगे तो चेस्ट बाहर आएगा, और जब सांस छोड़ोगे तो चेस्ट का जाएगा अंदर। लेकिन यहां उल्टा होगा, यहां क्या होगा, उल्टा। देखिएगा चेस्ट पैराडॉक्सिकल में रेस्पिरेशन में क्या होगा बेटा, क्लियर है, चेस्ट इंट्रा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब पर्सन इंस्पायरेट करेगा तो उस समय चेस्ट अंदर जाएगा, और क्लियर है, चेस्ट आउटड्रा बाहर की तरफ जाएगा, आउटड्रा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, उल्टा हो जाएगा। इस तरह का रेस्पिरेशन क्या कहलाता है बेटा, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन कहलाते हैं। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड सीन इन द केस ऑफ फ्लियल चेस्ट एंड रिब्स फ्रैक्चर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको। और ये दोनों कंडीशन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, फ्लियल चेस्ट और रिब फ्रैक्चर के केस में देखने को मिलता है। नॉर्मली जब पर्सन चेस्ट क्या करता है बेटा, इंस्पायरेट करता है ना पर्सन, उस समय बेटा चेस्ट आउटड्रा मूवमेंट होता है इंस्पायरेशन के समय, और इंड्रा, और जब एक्सपायरेट करता है तो चेस्ट अंदर जाता है। नॉर्मली प्रैक्टिकली फील करो, सांस लोगे तो आपकी चेस्ट क्या आएगा बाहर, और छोड़ोगे तो अंदर जाएगा। लेकिन यहां उल्टा होगा, जब सांस लोगे तो बाहर आने की जगह कहां जाएगा, अंदर, और छोड़ोगे तब आपका अंदर जाने की जगह कहां आएगा, बाहर, उल्टा चलेगा। इस तरह का रेस्पिरेशन क्या होगा बेटा, आर्यवास में। अरे कोई डाउट है क्या कराता बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कहलाता है। और एक किसमें देखने को मिलता है, फ्लियर चेस्ट और रिब्स फ्रैक्चर वाले एरिया के अंदर देखने को मिलता है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए बच्चों। अब बात करते हैं फ्लियल चेस्ट क्या है बेटा। फ्लियल चेस्ट क्या है बच्चों, देखिएगा, पहले इमेज दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पे इमेज आपका क्लियर हो जाएगी। ये देखिएगा, जब इंस्पायरेट करते हो ना, इंस्पायरेट करते हो तो नॉर्मली कहां जाना चाहिए, बाहर, लेकिन कहां जा रहा है, अंदर, छाती अंदर की तरफ जा रही है। क्लियर है? और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट को फ्लियल चेस्ट है। फ्लियल चेस्ट में क्या होगा, कार्टिलेज या रिब फ्रैक्चर हो रही, तो कार्टिलेज यहां से टूट गए, तो जो रिब्स टूट गई है तो सांस अंदर लेते समय अंदर धसेगी। नॉर्मली जब आप एक्सपायरेट करते हो तो चेस्ट अंदर जाना चाहिए, लेकिन यहां क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। और यहां पे देखो, ये आपका कार्टिलेज नहीं है, रिब फ्रैक्चर होगी। इस कंडीशन में फ्लियल सेगमेंट है, फ्लियल का मतलब छितरे छितरे सेगमेंट है, उसमें देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं कि फ्लियल चेस्ट होता क्या है। फ्लियल चेस्ट क्या होता है बेटा, तो फ्लियल चेस्ट के अंदर क्या होगा बेटा, ये जैसे आपका ब्रेस्ट बोन है बेटा, आपकी स्टर्नम है, स्टर्नम से बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोस्टो कार्टिलेज। कोस्टो वर्ड किसके लिए यूज होता है, तो बेटा रिब्स के लिए।
कोस्टो कार्टिलेज रिब्स के लिए यूज होता है आपका, क्लियर बेटा। तो कोस्टो कार्टिलेज हमारे पास में क्लियर है, कोस्टो कार्टिलेज जो लगे होते हैं और फिर इससे रिब्स अटैच होती है। टोटल रिब्स कितनी होती है बेटा आपकी 12 पेयर होती है या चॉइस नंबर होती है। 1 से 7 तक 2 रिब्स होती है बेटा, जो डायरेक्टली किससे अटैच होती है आपका बेटा स्टर्नम के मेन्यूब्रम से, और पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम से होती है बेटा, केज नाइम स्ट्रक्चर बनाती है, क्लियर है। फिर 8, 9 और 10 ये कैसी होती है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होती है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी फाल्स रिब्स होती है, ये अटैच नहीं होती है, क्लियर है। ये डायरेक्ट रस्सी नहीं होती है, कार्टिलेज से अटैच होती है। और 11 और 12 कैसी होता है बेटा, फ्री या फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो स्टार्टिंग की जो 7 रिब्स है वो कोस्टो कार्टिलेज से अटैच होती है बेटा। अगर यहां से कार्टिलेज कमजोर हो तो यहां से अटैच नहीं होगी। इसकी इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्लेल चेस्ट। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, कोस्टो कार्टिलेज जो एंगल है आपका बेटा किसमें, स्टर्नम साइड में, वो बेटा डैमेज होगा, तो रिब्स आपके स्टर्नम से अटैच नहीं होगी। तो इंस्पायरेट करोगे तो छाती बाहर जाने की तुलना में क्या जाएगी, अंदर, और छोड़ोगे तब आपका अंदर जाने की तुलना में बाहर जाएगी। इस तरह का चेस्ट क्या कहलाता है, फ्लेल चेस्ट। और फ्लेल चेस्ट का क्लासिकल साइन सिम्टम बेटा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है। अरे कैसा रेस्पिरेशन है, पैराडॉक्सिकल। इसके अलावा रिब्स फ्रैक्चर के अंदर भी ऐसा देखने को मिला, क्योंकि रिब्स फ्रैक्चर भी फ्लेल चेस्ट वाली कंडीशन है। रिब्स फ्रैक्चर का अगर अर्ली साइन सिम्टम पूछे तो ध्यान रखना बेटा, चेस्ट पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ये ध्यान रखना बेटा। अब 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों क्वेश्चन एम्स में आ चुके बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू पूछे कि फ्लेल चेस्ट का अर्ली और क्लासिकल साइन सिम्टम तो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, लेकिन रिब्स फ्रैक्चर का अर्ली पूछे तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होगा, और दूसरा सिम्टम आपका बेटा पैराडॉक्सिकल जाएगा। छोटी छोटी बातें और संलक्षण, यस बेटा, क्लियर है आरी पास में। और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर रिब्स कौन सी होती है, मेरा क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रैक्चर रिब्स बताइए, कमेंट कीजिएगा। सबसे ज्यादा फ्रैक्चर रिब्स कौन सी होती है और सबसे कम फ्रैक्चर रिब्स कौन सी होती है बताइए, और सबसे मजबूत भी कौन सी होती है। तो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है बेटा 6ठी और 7वीं रिब्स, हमारे पास में 6ठी और 7वीं रिब्स सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होती है, और सबसे कम फ्रैक्चर होती है बेटा फर्स्ट रिब, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी कौन सी होती है, फर्स्ट रिब। सबसे कम फ्रैक्चर फर्स्ट रिब होती है हमारे पास में, और सबसे स्ट्रॉन्ग भी होती है, और सबसे ज्यादा फ्रैक्चर रिब होती है 6ठी और 7वीं। और रिब्स फ्रैक्चर है तो आपका बेटा अर्ली सिम्टम तो चेस्ट पेन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होगा बेटा हमारे पास में, और सेकंड सिम्टम होगा आपका फ्लेल चेस्ट, जबकि फ्लेल चेस्ट के अंदर अर्ली सिम्टम पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा बेटा। छोटी छोटी बातें और सलक्षण। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट है और इस तरह से पढ़ोगे तो कोई माई का लाल या कोई माई की लाली आपका सलक्षण है नहीं रोक सकता। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। अरे आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा बेटा। यस बेटा, अपने आप से वादा करें कि हम सलक्षण लेके रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो ये होगी बेटा, एक होता बेटा पैराडॉक्सिकल पल्स। बताओ पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है बेटा। पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होती है बेटा, जब नॉर्मली अपन इंस्पायरेट करते हैं ना तो बेटा आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, लेकिन अपन यहां पे क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कार्डियक आपका इफ्यूजन है बेटा, यानी आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो उस कंडीशन में इंस्पायरेशन के समय हार्ट रेट बढ़ने की जगह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरह का रेस्पिरेशन पैराडॉक्सिकल, सॉरी एक वर्ड होता है पैराडॉक्सिकल पल्स। नॉर्मली जब तुम सांस अंदर लेते हो ना तो थोरेसिस केज पे प्रेशर पड़ता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है बेटा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होने की वजह से 2-3 बीट ज्यादा होती है, यानी जब सांस अंदर खींचते हो तो हार्ट रेट ज्यादा होती है। लेकिन किसी पेशेंट को बेटा पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो उस कंडीशन में, या उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब इंस्पायरेट करोगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। ऐसी पल्स क्या कहलाती है, पैराडॉक्सिकल, यानी उल्टा हो जाना। क्या हो जाना बेटा, उल्टा हो जाना। यहां तक को डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलक्षण। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आगे बढ़ जाइएगा, रुकना नहीं है। तो फ्लेल चेस्ट के बारे में अपन ने बात कर ली बेटा। अब बताइए बेटा, तुमने सारा असेसमेंट कर लिया, देखो वापस रिव्यू करा देता हूं, और पूरा धो के रख दूंगा टॉपिक को, डोंट वरी। कह रहे हैं कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कैसा होता था, इरेगुलर पीरियोडिक सेलो थोरेको एब्डोमिनल थ्रू नोज एंड माउथ विदाउट एनी ग्रंटिंग रिट्रैक्शन और साइनोसिस के होगा। आरिवास में नॉर्मली रेस्पिरेशन बेटा आपका 6 सेकंड में चालू हो जाता है, आरिवास में 90 सेकंड तक भी नॉर्मल है। अगर क्राई के साथ चालू होता है, सोल फ्लिकिंग और बैक रब से चालू करते हैं आरिवास में। गेट माय पॉइंट, क्लियर है। एबनॉर्मल को देखना, ये तो था नॉर्मल। अब एबनॉर्मल में ग्रंटिंग, साइनोसिस, रिट्रैक्शन वगैरह है, या सीसा पैटर्न रेस्पिरेशन है, या कोस्मोर रेस्पिरेशन है, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन है, एपनिया वगैरह की कंडीशन है, कैटमाउंट बियोट्स रेस्पिरेशन है, या आपका पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन है। सारी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन है तो पहले तो आपने असेसमेंट किया, यानी फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट है बेटा, किसमें, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में। अब तुमने असिस्ट कर लिया, 2-5 सेकंड लगे आपको असिस्ट करने में, 10 सेकंड लग गए, तो अब तुम कार्रवाई करोगे। अब क्या करोगे, कार्रवाई चालू करोगे। और कार्रवाई करने में क्या चालू करोगे बच्चों, अब तुम क्या चालू करोगे, अब तुरंत क्या चालू करोगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज असिस्ट रेस्पिरेटरी पैटर्न।
एंड फर्स्ट नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन, फर्स्ट नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन वो तो थी रेस्पॉन्सिबिलिटी या एक्शन, वो क्या रहेगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एयरवे क्लियरेंस। प्रायोरिटी क्या रहेगी, एयरवे क्लियरेंस। पहले असिस्ट किया, एबनॉर्मल नॉर्मल और एबनॉर्मल को जाना, एबनॉर्मल चलते ही एबनॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ, किसी भी तरह का है, साइनोसिस है, ग्रंटिंग है, रिट्रैक्शन है, सीसा पैटर्न है, क्लियर चेन स्ट्रोक है, कोस्मोल है, अबियोट्स है, पैराडॉक्सिकल है, किसी भी तरह का रेस्पिरेशन है, तो आप क्या करोगे बेटा, एयरवे क्लियर करोगे, एयरवे क्लियरेंस। तो फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या है, एयरवे क्लियरेंस। और एयरवे क्लियरेंस के लिए फर्स्ट काम क्या होता है बेटा, सक्शनिंग। अरे बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला काम क्या कर रही है, उतनी देर तो देख रही थी, खड़ी खड़ी ऑब्जर्व कर रही थी, अब काम कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है या एक्शन कर रही है, तो फर्स्ट ही सक्शनिंग। और सक्शनिंग का मेन मकसद क्या है, एयरवे क्लियरेंस। अब तुम्हें पूछे कि फर्स्ट नर्सिंग इंप्लीमेंटेशन या एक्शन क्या है, तो दोनों ऑप्शन तो प्रायोरिटी एयरवे क्लियरेंस को देना, बिकॉज एयरवे क्लियरेंस के लिए ही अपन सक्शनिंग करते हैं, तो सक्शनिंग करनी है बेटा। करें माय पॉइंट, थैंक यू बेटा, यस बेटा, थैंक यू पंकज। तो यहां पे सक्शनिंग करनी है बेटा, पेशेंट की क्या करनी है, सक्शनिंग करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बच्चों, सक्शन जो बेटा, सक्शन भाई वेरी इंपॉर्टेंट। बल्ब सिरिंज, या तो आप यूज कर लो बल्ब सिरिंज बेटा, या तो क्या यूज कर लो बल्ब सिरिंज, या बेटा सक्शन मशीन के द्वारा, सक्शन मशीन या सक्शन कैथेटर के द्वारा अपन को बेटा, ये तो रही आपकी सक्शन मशीन, और ये रहा आपका बेटा बल्ब सिरिंज। देख लीजिएगा, ये रही आपकी बल्ब सिरिंज, ये रही आपकी बल्ब सिरिंज। क्लियर, बल्ब सिरिंज आपका भोपू आता है ना कुल्फी बेचने वाला, रुडू 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 वाला, आपका वो भोपू आता है ना कुल्फी बेचने वाला, वो वाला बेटा, इसी को बल्ब सिरिंज बोलते हैं। क्लियर है, तो जो आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल थे, या तो बल्ब सिरिंज, या अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वेंटिलेटर की सुविधा, सेक्शन मशीन की सुविधा, तो आप कैथेटर से सेक्शन कर सकते हैं। कह रहे पॉइंट आरे पास में, तो कैथेटर के द्वारा सेक्शन करें या बल्ब सिरिंज से, ये बेटा वो यही है भोपू कुल्फी वाला, देखा होगा बचपन में, याद है क्या? अरे बचपन के अंदर जब छोटे छोटे थे 5-6 साल के, तो बड़ा भाई छोटा भाई या बड़ी बहन छोटी बहन भाई बहन हुआ करते थे, तो आपको पता है ये कुल्फी वाला 1 रुपए में 2 लाल कुल्फी और 1 रुपए में 1 सफेद कुल्फी, धोली कुल्फी जिसको बोलते बेटा, याद आ रहा है? लोहे और वो अगर देते अपन बेचा करते थे ना, गेहूं देके, 1 गेहूं की गिलास के अंदर 2 कुल्फी और 1 गेहूं की गिलास में 1 सफेद कुल्फी। और कुल्फी लेने के बाद अपन क्या करते हैं, कुल्फी लेने के बाद बड़ा और छोटा भाई कुल्फी खा रहे हैं, तो क्या करता था बड़ा भाई, क्या करता पहले अपनी कुल्फी को खत्म करता और फिर छोटे की छीन के खा जाता था। तो प्रोटेक्शन के लिए छोटा बच्चा क्या करता है, जाके अपनी दादी के पास चला जाता है, और दादी क्या करती है, 1 बाइट लेके आधी कुल्फी को खत्म कर देती है। याद है वो दिन? अरे कोई डाउट है बच्चों, कुल्फी वाले दिन? कहने पॉइंट, छोटी छोटी बात में कि जिंदगी का सब दौलत दान ले लो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो, याद है वो दिन? कहने माय पॉइंट, तो एक कुल्फी वाला भोपू है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, बल्ब सिरिंज बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बल्ब सिरिंज। तो बल्ब सिरिंज के द्वारा आप सक्शन कर सकते हैं। अब सक्शन जो कर रहे हैं बेटा, देखिएगा, सक्शन या तो सक्शन कैथेटर से, ये सक्शन मशीन रही, सक्शन कैथेटर से, सक्शन कैथेटर से करें या बल्ब सिरिंज से। मशीन तो यूज करती है सक्शन में, सक्शन कैथेटर से करें या बल्ब सिरिंज से। अब देखिएगा बेटा, सक्शन जो करेंगे बेटा, क्लियर, सक्शनिंग में बेटा, सक्शनिंग के दौरान क्या क्या ध्यान रखें, सक्शनिंग के दौरान बेटा, फर्स्ट सक्शन माउथ, देन नोज, वेरी 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 इंपोर्टेंट। और बताने की जरूरत नहीं है, ESIC, RRB, CHO, EMU, BHU, PGI, DMCH, जिपमर, एम्स नॉटसेट, हर तरह का एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आना ही आना। अगर ये पेपर में आए नहीं तो पेपर ये अधूरा होता है। जैसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर होती है, क्विकनिंग कब होती है, सक्शनिंग पहले कहां करनी है, फिक्स क्वेश्चन है ये, इनको कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन बोलते हैं। एम्स दिल्ली का पैटर्न है। एम्स दिल्ली का पैटर्न में क्या होता है बेटा, देखना, 200 नंबर का जो पेपर आता है ना, 200 नंबर का पेपर, उस 200 नंबर के पेपर में लगभग 80 क्वेश्चन यानी 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं इजी वन लाइनियर, जिनको कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन बोलते हैं बेटा। फिर आते बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40% के आसपास, जिसको अपन हम ये जो पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा आपको थ्योरी से, वो इसके अलावा 20% वो जो आप हमारी थ्योरी से और किताबों से पढ़ते बेटा, सॉरी 10%, और 15-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना तो तुम्हें आते हैं ना हमें आते हैं। तो 80 में से 70 ये सही कर दो, 30 ये सही कर दो, और 20 में से 10 ये सही कर दो, 70 और 100 और 110, क्लियर, और 5-10 और आपके लग जाते बेटा। क्लियर बच्चों, 5-10 क्वेश्चन यहां से इधर उधर से और हो जाते बेटा। 80 में से 70 ये कर दिए, तो लगभग 200 में से जिसके 120 से लेके 122 नंबर आ गए जनरल कैटेगरी में, उसका सिलेक्शन है। ओबीसी वाले को 110 से 115 नंबर लाने की जरूरत है। क्लियर बेटा, SC ST को 110 के आसपास आ जाए तो भला हो जाएगा, और आपका EWS वाले को भी 110 के आसपास आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और फिजिकली हैंडिकैप्ड, विडो और या जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के लोग अगर 100 नंबर भी आ जाए तो सिलेक्शन हो जाएगा। यानी बहुत कम सिलेक्शन रेशियो रहता है एम्स दिल्ली का। आपको 10 में से 6 क्वेश्चन सही करने बेटा, ध्यान रखना। तो आपको फर्स्ट सेक्शन माउथ एंड देन नोज, सबसे पहले माउथ को सेक्शन करना और फिर किसको करना बेटा। और ये बात ध्यान रख लेना, दिल्ली एम्स किताबों से गाइडों से क्वेश्चन नहीं पूछता, थ्योरी से बनाता है।
एक एक वर्ड का अपना मंदत होता है। स्लाइडो वाले और ये गाइड पढ़ाने वाले सिलेक्शन नहीं करा सकते, अभी भी कह रहा हूं थ्योरी पढ़ना जरूरी है। सिलेक्शन लेना तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो फर्स्ट सेक्शन माउथ देन नोज। अब बेटा माउथ को क्यों करते हैं? अब माउथ को कर रहा है तो अप टू नेजोफेरिंग्स तक ही आपको सक्शन करना है, नॉट टू लेरिंजोफेरिंग्स। लेरिंजोफेरिंग्स तक सक्शन नहीं करना, वरना वेगस नर्व क्या होगी? स्टिमुलेट। वहां पे वेगस नर्व होगा, वेगस स्टिमुलेट होगी तो बच्चे को ब्रेडिकार्डिया होगा। तो आप जब माउथ को सक्शन कर रहे हो तो आपको जो कैथेटर है या बल्ब सिरिंज है वो नेजोफेरिंग्स तक ही डालनी है, ऐसा नहीं कि अंदर तक डाल दिया। तो यहाँ पे लेरिंजोफेरिंग्स में क्या होगा? वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी सक्शन की वजह से और पर्सन को ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, क्योंकि वेगस पैरासिम्पैथेटिक काम करती है, ब्रेडिकार्डिया करती है। क्लियर है? और फिर नोज को करना है। वाई नोज को पहले क्यों नहीं करना? क्योंकि नोज को तुमने पहले सक्शन किया तो बेटा आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या हो गया? स्नीजिंग रिफ्लेक्स, नोज के द्वारा स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो गए। और बच्चा पहले नाक में डाला तुमने, तो जैसे नाक में डाला तो बच्चे को छींक आती है, तो बच्चा क्या करेगा? छींकने के लिए पहले गहरी सांस लेगा, फिर एयरवे क्लियर करने के लिए अपन क्या करेगा? छींकेगा, स्नीजिंग करेगा। तो इससे मुंह के अंदर है वो भी कहां चला जाएगा? ट्रेकिया में, और रेस्पिरेटरी निमोनिया हो जाएगा। इसलिए पहले किससे करना बेटा? नोज से, ताकि सॉरी पहले माउथ से करना ताकि माउथ का सक्शन आ जाए बाहर, और फिर नोज से करते करते सक्शनिंग भी आ गई, तब तक आप सक्शन को क्या कर लोगे? म्यूकस को खींच लोगे, एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह उसको खींच लोगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो नोज से पहले क्यों नहीं करते? क्योंकि नोज में पहले कैथेटर डालेंगे तो आपके स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होंगे, तो बच्चा क्या करेगा? गहरी सांस लेके छींकेगा, तो छींकते समय जो मुंह के अंदर और नाक के अंदर है वो सारा म्यूकस और एमनियोटिक फ्लूइड कहां चला जाएगा? ट्रेकिया में, और रेस्पिरेटरी लंग में डिपॉजिट हो जाएगा, आपका निमोनिया हो सकता है। इसलिए पहले माउथ से करते हैं, और ताकि फिर बाद में किसमें बेटा? किसमें? एस्पिरेशन को रोक ले, फिर नोज से, क्योंकि सक्शनिंग आपका। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। तो फर्स्ट सक्शन नो माउथ एंड देन नोज बेटा। क्लियर बेटा? अब सक्शन का टाइम की बात कर ले जरा, सक्शन के टाइम की बात कर लें। अगर प्रीटर्म बेबी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो मात्र 5 सेकंड का समय है। अगर टर्म बेबी है तो 10 से 15 सेकंड है। एक ही वर्ड में पूछे तो बेस्ट टाइम है 10 सेकंड। बेस्ट टाइम कौन सा है? 10 सेकंड। और कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, टर्म प्रीटर्म नहीं रखा तो 10 सेकंड आंसर देना, और प्रीटर्म दे रहा तो 5 सेकंड तक सक्शन करना है। और मैक्सिमम अगर पूछे आपको तो मैक्सिमम समय है बेटा आपका 15 सेकंड तक। अरे बस में मैक्सिमम समय कितना बेटा? 15 सेकंड। क्लियर है? और जब सक्शन कर रहे तो पोजीशन कौन सी दे? तो पोजीशन दे बेटा हेड लो पोजीशन। बच्चे का सिर हेड लो पोजीशन, जिसको अपन रोज पोजीशन भी बोल सकते हैं, या हेड स्नाइफिंग पोजीशन। स्नाइफिंग का मतलब आपका गर्दन को थोड़ा इस तरह से यू हेड को पीछे की तरफ टिल्ट करना है। अरे बस में रोज पोजीशन या बेटा क्लियर है, हेड लो पोजीशन देनी है आसानी से सक्शन करने के लिए। गेट माय पॉइंट? 10 सेकंड बेस्ट टाइम है, मैक्सिमम समय 15 सेकंड है, प्रीटर्म है तो 5 सेकंड नॉर्मल है बेटा। क्लियर है? पोजीशन हेड लो या रोज पोजीशन या स्नाइपिंग पोजीशन बेस्ट रहेगी। स्नाइपिंग इज द बेस्ट पोजीशन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, सक्शन करते समय प्रेशर की बात करते हैं अपन बेटा। प्रेशर कितना यूज करना है सक्शन मशीन में? तो जो प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, देख लीजिएगा, सक्शनिंग अप्लाई करते समय प्रेशर की अगर बात करें, ये देखिएगा प्रेशर मीटर लगा हुआ है। प्रेशर की बात करें, प्रीटर्म बेबी है तो 40 to 60 mm ऑफ एचजी प्रेशर रखना है। हर बात में टर्म बेबी है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म न्यूबॉर्न के अंदर बेटा 60 to 80 mm ऑफ एचजी रखना है। चिल्ड्रन है तो बेटा 80 से 100 mm ऑफ एचजी रखना है। और अगर अडल्ट की बात करें तो बेटा 80 से 120 है, 100 से 120 नहीं बेटा, 80 से 120 है। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, ये बेटा प्रेशर का। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट बेटा। हर बात में गेट माय पॉइंट? अरे कोई डाउट है बच्चों? अगर प्रीटर्म है तो 40 से 60 प्रेशर रखना है, और टर्म है तो 60 से 80 रखना, टर्म न्यूबॉर्न है तो। क्लियर है? अगर बेटा चाइल्ड है तो 80 से 100 प्रेशर रखते हैं, और अडल्ट में कितना? 80 से 120 mm ऑफ एचजी प्रेशर रखते हैं। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो सक्शन प्रेशर हो गया, टाइम हो गया बेटा आरी बास में, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, कैथेटर की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? कैथेटर की बात करें। अगर प्रीटर्म बेबी है, अरे कैसा बेबी है बच्चों? प्रीटर्म बेबी है तो 6 फ्रेंच वाला कैथेटर यूज करना है, जिसका कलर बेटा लाइट ग्रीन होता है, हल्का हरे रंग का होता है। प्रीटर्म बेबी के लिए 6 फ्रेंच का, और नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो टर्म पूछेगा, टर्म के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ब्लू कलर का कैथेटर, जिसका बेटा गोज है 8 गोज। 8 गोज का ब्लू कलर का कैथेटर यूज करेंगे, ये पेन वाला कलर ब्लू कलर और 8 गोज का। और अगर बच्चे को, ये लिख रहा हूं मैं, अगर बच्चे को अगर प्रीटर्म है तो 6 फ्रेंच का या लाइट ग्रे कलर का। आप देखो जैसा कलर लाइट ग्रे कलर प्रीटर्म के लिए, और टर्म के लिए ब्लू कलर का 8 गोज का कैथेटर यूज करेंगे बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये सेक्शन में मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अरे कोई डाउट है बच्चों?
ये बात हो गई सक्शनिंग कैसे कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कितना प्रेशर रखना बेटा। अरे कोई डाउट बच्चों? और फर्स्ट सक्शन माउथ को करना, देन नेज को, बिकॉज स्नीजिंग रिफ्लेक्स शुरू हो सकते बेटा। और ओरोफेरिंग्स तक करना है बेटा आपको, लेरिंजोफेरिंग्स तक नहीं जाना वरना ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा पेशेंट को। नेक्स्ट है बच्चों, इसके अलावा बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गई सक्शन की बात है। अडल्ट में सक्शन करते समय क्या ध्यान रखना बेटा, अगर किसी पेशेंट को ईटी ट्यूब पे, ईटी ट्यूब या टीटी ट्यूब है, तो सक्शन के बारे में बताओ। तो सक्शन के लिए बेटा प्रेशर वही आपका 80 से 120 mm ऑफ एचजी, अडल्ट की बात कर रहा हूं मैं बेटा, क्लियर है। टाइम वही बेटा, नॉर्मल 10 सेकेंड और मैक्सिमम 15 सेकेंड बेटा, कहने माय पॉइंट आ रही बात बेटा, क्लियर है। सक्शन अप्लाई, सक्शन अप्लाई कब करना, व्हेन रिमूव द कैथेटर, जब कैथेटर को रिमूव करते हैं तब आपको सक्शन चेंबर पे सक्शन अप्लाई करना बेटा, क्लियर है। उसको बंद करना आपको, गेट माय पॉइंट। सक्शन अप्लाई कब करना, जब रिमूव करते हैं, आरी बात में। और रिमूव करते समय कैसे रिमूव करना है, तो रोटेट वाइज मैनर में, कैथेटर को कैसे, रोटेट वाइज मैनर में बेटा, गेट माय पॉइंट, आरी बात में। और डालना कितना है, तो अंटिल रेजिस्टेंस, क्लियर। कैथेटर कितना इंसर्ट करना है, एंटी ट्यूब या टी ट्यूब में, जब तक रेजिस्टेंस फील हो तब तक। अगर पूरा अंदर जा रहा है, रेजिस्टेंस नहीं तो पूरा अंदर डाल दो। और अगर पूरा अंदर नहीं जा रहा है, आधा ही गया है कैथेटर आपका ईटी ट्यूब में, अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती जोर नहीं लगाना वरना ब्लीडिंग हो जाएगी बेटा, क्लियर है। और अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 14 गोज वाला, 14 गोज वाले आपके जो ग्रीन कलर के आपके आते हैं, क्लियर। जो ग्रीन कलर के अपन सक्शन कैथेटर 14 गोज वाले सबसे ज्यादा यूज करते हैं बेटा, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, क्लियर बेटा, क्लियर। अडल्ट की बात करें, सक्शन करते समय 80 से 120 mm प्रेशर रखेंगे बेटा, 10 सेकंड नॉर्मल टाइम है, मैक्सिमम टाइम 15 सेकंड है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा तो आंसर 15 जाएगा, नॉर्मल कुछ नहीं दिया तो 10 सेकंड जाएगा बेटा। सक्शनिंग जो अप्लाई है, व्हेन रिमूव द कैथेटर, जब कैथेटर को रिमूव करते समय रोटेट वाइज मैनर में आपको रिमूव करना है, घुमाते हुए, क्लियर बेटा। और अंटिल रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है बेटा, जब सक्शनिंग कर रहे हैं अडल्ट में, जब ईटी ट्यूब की सक्शनिंग कर रहे हैं, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, एमसीसी क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा ब्रेडिकार्डिया, और दूसरा होता है बेटा हाइपोक्सिया, और तीसरा होता है बेटा ब्लीडिंग। इसी क्रम में होता है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया, ब्लीडिंग। अब ब्रेडिकार्डिया हो रहा तो इसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्शन करेंगे एट्रोपिन के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट्रोपिन क्या करती बेटा, एंटी कोलिनर्जिक है। तो अपन सक्शन करते समय ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा, क्योंकि सक्शन करते समय आपकी ट्रेकिया के अंदर जो वेगल नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, और वेगल नर्व स्टिमुलेट हो रही तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या देंगे, एट्रोपिन। तो अपन क्या करते हैं, एक इंजेक्शन एट्रोपिन का लेते हैं, एक एट्रोपिन इंजेक्शन लिया, उसको 10 ml एनएस में अपन डाइल्यूट करते हैं, और फिर 3-4 ml एनएस एट्रोपिन वाला डाल देते हैं किसमें, ट्रेकिया में, और फिर सक्शन करते हैं। उससे दो फायदे, एक तो सीक्रेशन लूज हो जाएंगे, और दूसरा सक्शन इंड्यूस ब्रेडिकार्डिया क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे कोई डाउट है, तो सक्शन की वजह से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछे, प्रायोरिटी तो ब्रेडिकार्डिया को देना, हमारे पास बेटा। और आपको सक्शन करते समय कौन सा इंजेक्शन यूज लेना, तो इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट विद एनएस, 10 ml एनएस में एक इंजेक्शन मिला लो आप एट्रोपिन का, 3-4 ml ट्रेकिया में डाल दो, फिर जल्दी से सक्शन करो। दो फायदे, एक तो सीक्रेशन लूज हो जाएंगे, और दूसरा क्या होगा बेटा, ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा। दूसरा हो रहा है हाइपोक्सिया, पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को रोकने के लिए क्या करना है, पेशेंट को सक्शन करने से पहले FiO2 100% रखना है, और बेटा SpO2 100% हो तभी क्या करना, आपको सक्शन करना बेटा, क्लियर है। प्री ऑक्सीजन देनी है और जस्ट पोस्ट ऑक्सीजन देनी है। तीसरा हो रहा है ब्लीडिंग बेटा, ब्लीडिंग को रोकने का तरीका क्या बेटा, ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या देते हैं अपन, इंजेक्शन एडीआर से सक्शन करते हैं, एड्रेनलिन के साथ। एड्रेनलिन कैसा होता है बेटा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। तो अपन क्या करते हैं, 1 ml एड्रेनल लेते हैं विद 9 ml एनएस, और 3-4 ml अपन एड्रेनलिन डाल देते हैं ट्रेकिया में, फिर सक्शन करते हैं। एड्रेनलिन कैसा एजेंट है बेटा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। तो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो क्या करेगा बेटा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो जब सक्शन के द्वारा इंड्यूस जो ब्लीडिंग है वो आपकी ठीक हो जाएगी बेटा, करेक्ट पॉइंट, ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपन देखो, ब्रेडिकार्डिया को रोकने के लिए किसके साथ सक्शन करें, एट्रोपिन के साथ। हाइपोक्सिया को रोकने के लिए पैसे पेशेंट को FiO2 100% करना है, SpO2 100% करना है। अगर सक्शन करते करते आपका SpO2 गिर रहा है तो सक्शन को तुरंत बंद करें, पहले पेशेंट को ऑक्सीजनेट करें। और तीसरा बेटा ब्लीडिंग अगर हो रही है तो एडीआर के साथ सक्शन करें, एडीआर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट है तो ब्लीडिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा एडीआर और कहां पे मिलाई जाती है, एल्कोहल बेटा इंजेक्शन लिग्नोक्वेन के अंदर भी आती है, इंजेक्शन लिग्नोक्वेन 2% विद एडीआर, क्लियर है, टू इंक्रीज द एनेस्थेटिक इफेक्ट एंड प्रिवेंट ब्लीडिंग। एडीआर बहुत काम की चीज है बेटा। इसके अलावा इंट्राकार्डिक रूट से दी जाने वाली ड्रग है ये, और एनाफिलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस रहती है बेटा एड्रेनालिन, क्लियर बेटा, बहुत काम की चीज है एडीआर। यहां तक किसी को डाउट है तो ये मोटा मोटा ध्यान रखना, ये कंफर्म क्वेश्चन आएगा। मैं ओनली आपको इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसके पता ओटीआईसी वाले क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, तो सक्शन कर लिया आपने, तो सबसे पहले तो देखा, देखने के बाद तुमने क्या कर दिया,
आपका रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर दिया और फिर सक्शन कर दिया। और सक्शन के लिए कैथेटर कौन सा, तो बेटा बल्ब सिरिंज वगैरह कैथेटर कौन से, ये रही आपकी कैथेटर की सारी इमेज। 1 मिनट में लिख लेना, सीख लेना, समझ लेना, जान लेना बेटा, देख लेना। ये बेटा प्रीटम के लिए आपका 6 फ्रेंच का लाइट ग्रीन कलर का प्रीटम का, ये लाइट ग्रीन कलर का, ये आपका ब्लू कलर का टर्म बेबी के लिए, टर्म बेबी के लिए क्लियर है। ये 10 नंबर के ब्लैक होते हैं, 10 नंबर का ब्लैक, 12 नंबर का व्हाइट होता है, ये भी ध्यान रखना, 10 का ब्लैक 12 का व्हाइट। अडल्ट के अंदर सबसे ज्यादा 14 फ्रेंच के आते हैं, अडल्ट में सेक्शन करना तो 14 फ्रेंच के, क्लियर बच्चों, हमारे पास में 14 या 16 के, 16 फ्रेंच वाले कैसे होते हैं बेटा, ऑरेंज कलर के, और 18 फ्रेंच के होते हैं बेटा रेड कलर के हमारे पास में। तो आपके सेक्शन के तहत 6 फ्रेंच वाला लाइट ब्लू कलर पूछ लेता कई बार, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, कलर अगर लाइट ब्लू अगर पूछ रहा तो 6 फ्रेंच का है, क्लियर है हमारे पास में। ब्लू सॉरी लाइट ग्रीन 6 फ्रेंच का है, ब्लू कलर वाला 8 फ्रेंच का है, 10 वाला ब्लैक है, 12 वाला व्हाइट है, 14 वाला आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट ग्रीन है, 16 वाला ऑरेंज है, 18 वाला रेड है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट 20 वाला कैसा है आपका बेटा, वॉयलेट कलर का है, वॉयलेट या येलो कलर का होता है, क्लियर है। अगर किसी पेशेंट का वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अपन क्या करते हैं बेटा, वेरी इंपोर्टेंट, बाल कल्चर लेते हैं, ब्रोंकियो एल्वुलार लावेज लेते हैं, तो 18 नंबर का सेक्शन कैथेटर यूज करते हैं। नॉर्मली जो हॉस्पिटल में 14 और 16 नंबर के कैथेटर चलते हैं कर्मा बोर्ड, और बच्चों के लिए 8 फ्रेंच के कैथेटर चलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, सेक्शन कैथेटर कलर कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कमबख्त तो जब रिमूव करते समय तभी तो ऑन करना है, अप्लाई करते समय तो ऑन तो रहेगी, मशीन तो ऑन रहेगी, लेकिन यहां पे एक एयरपोर्ट आता है, तो जब अंदर डालेंगे तो एयरपोर्ट को बंद नहीं करना, जब निकालेंगे ना उस समय आपको मशीन को चालू रखना और एयरपोर्ट को बंद रखना ताकि सक्शन हो जाए। ऐसे क्लियर, मशीन तो पहले से चालू होगी ना बच्चों, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। अब आपने क्या किया बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे पहला जो आपका काम है बेटा, अगर नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न की बात करें तो सबसे पहले तो असेसमेंट करना है, और असेसमेंट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, रेस्पिरेशन को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए, एयरवे मेंटेन करने के लिए पहली प्रायोरिटी क्या है, सक्शनिंग। सक्शनिंग कैसे करते हैं वो देख लिया, सक्शनिंग मान लो 10 सेकंड में हुई। उसके बाद दूसरी नर्सिंग प्रायोरिटी बेटा इमीडिएट केयर में टेम्परेचर मेंटेन करना। तो सेकंड जो काम है बच्चों, वेरी, ये देखिएगा सक्शन, और ये जो दिख रहा है बेटा ये क्लोज सक्शन है, क्लियर बेटा, ये क्या है, क्लोज सक्शन है, बेबी है, सॉरी ये डमी दिखाई गई है, क्लोज सेक्शन है, वेंटिलेटर से अटैच पेशेंट है, क्लोज सेक्शन, ये आपका दूसरा बताया, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अपन बात करते हैं बेटा टेम्परेचर मैनेजमेंट। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लियर बच्चों, देखिएगा ये जो इमेज दिखाई गई आपको, ये टेम्पोडेट थर्मामीटर बेटा, ये थोड़ा कम दिख रहा होगा, ये टेम्पोडोट थर्मामीटर है, और ये टेम्पोडोट थर्मामीटर कहां काम आता है बेटा, इस तरह का आपका थर्मामीटर है ये, कड़वा पॉइंट, ये टेम्पोडोट जो थर्मामीटर देखो यहाँ पे ये डोटेट होता है, जहां पे होगा वहां पे डोटिंग से हो जाएगी। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्पोडेट आपकी टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल जो आपकी कान में डाल के लेते हैं, और ये मोस्टली सबसे बढ़िया होता है किसके अंदर बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रोस्ट बाइट वाले मरीजों में आपका कहां से लेते हैं, टिम्पेरिंग मेम्ब्रेन से। तो टेम्पोडेट थर्मामीटर है, विद इन 2 सेकंड के अंदर सबसे फास्ट रिजल्ट देता है, 2 सेकंड के अंदर आपको क्या करेगा, टेम्परेचर का पता लगा देगा। तो टेम्पोडेट थर्मामीटर भी अपन यहाँ पे यूज लेते हैं, तो इसको तो साइड में करते हैं अपन, चलेगा। यहां अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेगा, पहले क्या किया आपने, असेसमेंट किया बच्चों। असेसमेंट की सीरीज में देखिएगा आपने बेटा इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में पहला काम तो क्या किया बच्चों, बेटा असेसमेंट किया, फिर तुमने एयरवे क्लियर करने के लिए सक्शन किया, और सक्शन के सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिए। तीसरा देखिएगा, तीसरा जो काम रहेगा बेटा, टेम्परेचर मेंटेनेंस, टेम्परेचर मेंटेन ऑफ न्यूबॉर्न। अरे न्यूबॉर्न को क्या मेंटेन करना, कमबख्त हो टेम्परेचर, और ये सेकंड आधे आधे मिनट के काम है, चाहे सक्शन कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, आधे आधे मिनट में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि घंटा 2 घंटा लेके बैठे हो तुम मरीज को। क्लियर बच्चों, विद इन 5 मिनट में पेशेंट को सेटल कर देना न्यूबॉर्न को, टेम्परेचर मेंटेन करना। क्लियर बच्चों, टेम्परेचर मेंटेन क्लियर है। अगर क्यों कहेंगे कि न्यूबॉर्न आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाइपोथर्मिया, और हाइपोथर्मिया को क्या बोलते हैं बेटा, साइलेंट किलर डिजीज इन न्यूबॉर्न। जैसे अडल्ट में साइलेंट किलर कौन होता है, हाइपरटेंशन, बच्चों में कौन होता है, हाइपोथर्मिया, क्लियर है। जबकि साइलेंट थेफ्ट ऑफ बोन कौन होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके लिए ड्यूल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेट्री स्कैन करते हैं, अरे बाद में। और साइलेंट थेफ्ट ऑफ आई कौन है, तो ग्लूकोमा होती है कि नहीं होती, वैसे साइलेंट किलर डिजीज कौन होती है, हाइपोथैलेमस। तो न्यूबॉर्न आर मोर प्रोन टू हाइपोथर्मिया बिकॉज, कारण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेच्योर नर्वस सिस्टम, इमेच्योर नर्वस सिस्टम, और इमेच्योर नर्वस सिस्टम में मेन कौन होता है बेटा, क्वेश्चन में लिख लेना हाइपोथैलेमस, यही मेन कारण है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन अगर पूछे क्लियर बच्चों, ये अगर पूछे कि न्यूबॉर्न के अंदर हाइपोथर्मिया क्या होता है, तो इमेच्योर नर्वस सिस्टम होता है, और मोस्टली हाइपोथर्मिया होता है बेटा प्रीटर्म बेबी में। किसमें? प्रीटर्म बेबी में। कारण मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रीटर्म बेबी का नर्वस सिस्टम यानी हाइपोथैलेमस मैच्योर नहीं होगा, और हाइपोथैलेमस कैसा बेटा? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है। अरे कैसा बेटा? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर बेटा। कौन? हाइपोथैलेमस। दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। क्लियर है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस बेटा हीट लॉस सेंटर पाए जाते हैं, और हीट लॉस वेसोडाइलेशन से बस में पॉइंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिक्रीज बीएमआर से होते हैं, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या होता है? हीट गेन सेंटर होते हैं। अरे हीट गेन सेंटर होते हैं। क्लियर बच्चों? हीट गेन होती है बेटा बीएमआर को बढ़ा के, वेसोकंस्ट्रिक्शन बढ़ा के, या सिवरिंग से। सिवरिंग से, तो सिवरिंग की वजह से हीट गेन। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हीट लॉस सेंटर होता है, और पोस्टीरियर के अंदर हीट गेन सेंटर होते हैं। हीट गेन के लिए या तो बीएमआर को बढ़ा दो, या बेटा मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दो, सिवरिंग करा दो, वेसोकंस्ट्रिक्शन करा दो। बिकॉज देखेगा न्यूबॉर्न का जो टेम्परेचर होता है बेटा वो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 36.5 होगा, 37.5 नॉर्मल है। न्यूबॉर्न का टेम्परेचर 36.5 है। क्लियर? अडल्ट का 37 होता है। क्लियर? अडल्ट ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री होता है, और ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ध्यान रखना। और स्क्रोटल कैविटी का टेम्परेचर भी कितना होता है? अडल्ट के अंदर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये टेम्परेचर का ध्यान रखना। अब न्यूबॉर्न में हाइपोथैलेमस क्या है? इमेच्योर बेटा, तो टेम्पररी टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हाइपोथैलेमस। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस से हीट लॉस होती है, और पोस्टीरियर से क्या होती है? हीट गेन होती है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? आर बात बेटा। अब पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में हीट लॉस कैसे होगी? या तो वेसोडाइलेशन करा दो, या डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर को कम कर दो। बीएमआर कैसे कम होगी? हाइपोथैलेमस बेटा आपका याद करो, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कम रिलीज करेगा, टीआरएच कम होगा तो टीएसएच कम होगा, टीएसएच कम होगा तो T3 T4 कम बढ़ेंगे, T3 T4 कम है तो बीएमआर कम होगी कि नहीं होगी? अरे समझे नहीं समझे? तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस आपका बेटा हीट लॉस कराता है या वेसोडाइलेशन कराएगा? वेसोडाइलेशन होगा तो ब्लड आपका टेम्परेचर 38 डिग्री है, ब्लड वेसल ज्यादा डायलेट होगी तो सरफेस एरिया बढ़ेगा और हीट क्या होगी? लॉस। दूसरा हीट गेन सेंटर कौन होता है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में हीट गेन का तरीका वेसोकंस्ट्रिक्शन करा दो, तो हाइपोथैलेमस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो वेसोकंस्ट्रिक्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। पॉइंट क्लियर बच्चों? इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या करा दो? बीएमआर को बढ़ा दो, या बेटा सिवरिंग, कपकपी, सिवरिंग से बॉडी का टेम्परेचर, सिवरिंग से बॉडी की क्या होते हैं? जर्किंग मूवमेंट, और जर्किंग मूवमेंट जो होंगे बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट गेन होगी। तो हीट गेन और हीट लॉस कौन कराता है? हाइपोथैलेमस। अब बच्चे का हाइपोथैलेमस इमेच्योर है तो बताओ हाइपोथर्मिया की रिस्क है। इसके अलावा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, लो ब्राउन फेट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक और कारण क्या है कि बच्चों में ब्राउन फेट की क्या होती है? कमी होती है बेटा। ब्राउन फेट बच्चों में बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, 80% क्या होता है? वाटर। क्लियर है? और वाटर ज्यादा होता है और फेट कम होती है, इसलिए बच्चों में पानी ज्यादा होता है बच्चों में, तो ब्राउन फेट क्या होती है? कम। बच्चों में टेम्परेचर कौन मेंटेन करती है? ब्राउन फेट, जबकि अडल्ट में येलो फेट करती है, तो ब्राउन फेट कम होती है। इसके अलावा बच्चा वेट बेबी है, अरे बच्चा कैसा है? गीला है, अरे बच्चा अभी भी पैदा हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड में था तो गीला है, और अंदर का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चा लेबर रूम में हुआ तो लेबर रूम का टेम्परेचर होगा, या तो ओटी में होगा, ओटी का टेम्परेचर कितना होता है? 66 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, आर पास में 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 66 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जबकि एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर कितना था? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चा जब मां के यूट्रस में था तब तो उसका टेम्परेचर बेचेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चा गीला भी है और अब ओटी में डिलीवर हुआ है, मान लो सीजरियन है, तो 66 से 68 डिग्री पे आया, और अगर लेबर रूम में तो बेटा 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेबर रूम का एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग 24 डिग्री है। तुम्हारी बुक, तुम्हारी अदर एग्जाम के आंसर क्या कहते हैं मुझे लेना देना नहीं है। मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, मैं ना तो बुकों की सुनता हूं और ना तुम्हारे एग्जाम में दिए गए आंसर की और फर्जी स्लाइड वालों की सुनता हूं। अपनी वैल्यू है एम्स दिल्ली की, और उसको कोई माई का लाल या कोई माई की लाली चेंज नहीं कर सकती बेटा। गेट माय पॉइंट? आज बस यस, ब्राउन फेट बेटा टोटल बॉडी वेट का 4% होती है। क्लियर बच्चों? तो लेबर रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री है, जबकि बच्चे का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री, सॉरी 37 डिग्री। अब बच्चा डिलीवर होगा तो एकदम कम टेम्परेचर में आएगा। इसके अलावा एसी ऑन है, फैन वगैरह ऑन है। क्लियर है? आपके आर्टिकल कोल्ड है, नर्सेस के हैंड कोल्ड है, डॉक्टर्स के हैंड कोल्ड है। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? हीट लॉस होगी। और यहाँ जो हीट लॉस जो होगी बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमनली जो हीट लॉस होगी, दूसरा रेडिएशन मेथड से सबसे ज्यादा हीट लॉस होती है, 63% रेडिएशन से। फिर बेटा आपका इवेपोरेशन से 21% के आसपास। क्लियर? फिर कंडक्शन से 10 से 12%, और लास्ट होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब हवा चल रही है 1%। तो हीट लॉस होगी आपका, सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी रेडिएशन मेथड से। और टेम्परेचर जो लॉस होने का कारण है टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है बेटा। और ध्यान रखना, ओटी का टेम्परेचर 66 टू 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा, 18 के आसपास। लेबर रूम का होता है बेटा 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो बच्चे का तो था 37, एमनियोटिक फ्लूइड में था, मां के यूट्रस में था। बाहर आते टेम्परेचर कम हुआ, एसी चल रही है, आर्टिकल ठंडे, हाथ नर्सेस के ठंडे। क्लियर बच्चों? बच्चा गीला है,
कंडक्शन, आपका रेडिएशन एवापोरेट हो रही है बॉडी में, तो मोस्ट कॉमनली जो हीट लॉस होती है रेडिएशन मेथड से होती है, ये भी ध्यान रखना, मोस्ट कॉमनली हीट लॉस रेडिएशन मेथड से। हीट जो लॉस होती है मोस्टली किससे, अबे हीट लॉस होती है सबसे ज्यादा रेडिएशन मेथड से। रेडिएशन का मतलब बॉडी से गर्मी निकलती है, हीट निकलती है, 63% इससे होती है। दूसरा इवेपोरेशन, बॉडी गीली है तो भाप के रूप में उड़ेगी 21-20%, क्लियर है। फिर होता है बेटा कंडक्शन, आपका कोई ठंडी चीज टच करेगी गर्म चीज को तो 10-12% इससे, और लास्ट में सबसे कम होता है कन्वेक्शन मेथड से, 1% के आसपास। कन्वेक्शन का मतलब हवाएं चलेगी तो हवाएं स्किन को टच करके निकलेगी तो स्किन को ठंडी कर देगी, तो हीट लॉस होगी बेटा अलग अलग कारणों से, सबसे ज्यादा कंडक्शन मेथड से। अरे किससे बेटा, कंडक्शन मेथड से। तो हीट लॉस होने के बहुत सारे कारण है बेटा, क्लियर। अब ये हीट लॉस हो रही है उसका मेन कारण है इमेच्योर नर्वस सिस्टम, दूसरा कारण है ब्राउन फैट कम है बेटा आरिबास में, तीसरा कारण है बेटा आपका बच्चा गीला है, बहुत सारे कारण है। अब बेटा हीट लॉस हो रही तो इसको मैनेजमेंट का तरीका क्या है, बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा, और हाइपोथर्मिया होगा ठंड लगेगी तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। अब देखना बेटा, ठंड लगेगी तो क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, और अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होगी नहीं होगी। अरे भाई नॉर्मली बच्चे को वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम है और ऑर्गन इमेच्योर है। अब प्रीटर्म बेबी ये मान लो ऑर्गन इमेच्योर है, जैसे हाइपोथर्मिया होगा तो ब्लड वेसल्स आपको पता है ठंड की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, तो डिस्टल एक्टिविटीज को, डिस्टल वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, वाइटल ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा तो बच्चे को सिम्टम ही नहीं आएंगे और बच्चे की डेथ हो जाएगी, इसलिए क्या बोलते हैं साइलेंट किलिंग डिजीज। तो यहाँ पे जो हाइपोथर्मिया में डेथ का मेन कारण वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है कम। तो अपन तुरंत मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो अपन मैनेजमेंट में क्या करेंगे बच्चों को, वेरी वेरी वेरी, अब देखना बच्चों मैनेजमेंट की सीरीज में सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा अब इसको समझो बच्चों। मैनेजमेंट करने में क्या क्या आपको ध्यान रखना, मैनेजमेंट में क्या करना बेटा, सबसे पहले रिसीव बेबी इन प्रीवार्म टाउल। आरे बात बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवार्म टाउल में रिसीव करना बच्चे को, ध्यान रखना। अरे बच्चे को किसमें, प्रीवार्म, पहले से टाउल कैसा होना चाहिए, गर्म, ऐसा नहीं कि ठंडा टाउल दे दिया, प्रीवार्म टाइम में। फिर बच्चे को अच्छे से बेटा आपको रब करना है, और रब करके उस वेट जो गीला हो गया, जो टाउल गीला हो गया उसको रिमूव करना है, और आपको बेटा ड्राई टाउल यूज करना है। मेरी बात समझ रहे, सबसे पहले बच्चे को किसमें, आपका ड्राई स्टेराइल और वार्म टाउल में रिसीव करना है। फिर बेबी को अच्छे से रब करना है, और वो अब रब करने से बच्चा गीला था तो टाउल रब गीला हो गया तो टाउल को फेंक दे, और नया टाउल आपका बेटा बिल्कुल फ्रेश आपका स्टेराइल और गर्म टाउल आपको यूज लेना बेटा यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, अरे कोई डाउट है बच्चों, हमारी बात में गर्म लेना है। फिर बच्चे को बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मम्मी रेस्टोरेंट लगाने, मम्मी रेस्टोरेंट को मतलब बच्चे को अच्छे से ढक देना बेटा, पूरी तरह से कवर कर देना, और सिर पे स्टोकीनेटेड कैप, स्टोकीनेटेड कैप यूज करनी है, और पैरों में क्या पहनाने, सॉक्स पहनाने। स्टोकीनेटेड कैप हेड पे लगानी है, बच्चे का केवल मुंह खुला रहता है, बाकी सब कुछ बंद है। स्टोकीनेटेड कैप नहीं देखिएगा वो बच्चों की छोटी छोटी कैप जिसपे हाथी घोड़े मिले होते हैं, ऐसे ऐसे फुग्गे सिंग निकले होते हैं। स्टोकीनेटेड कैप यूज करनी है, कानों को अच्छे से कवर करना और सॉक्स पहनाने बच्चे को, क्लियर है। वेट टाउल को रिमूव करना, ये नॉर्मल मैनेजमेंट है। अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया हो रहा है, अरे बच्चे को क्या हो रहा है, हाइपोथर्मिया, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लियर बच्चों, हाइपोथर्मिया तो बच्चे को बेटा वेरी, फिर अपन क्या करेंगे, प्री वार्म इंक्यूबेटर में रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इंक्यूबेटर कैसा होना चाहिए, प्री वार्म, पहले से इंक्यूबेटर आपका गर्म होना चाहिए बेटा, और नॉर्मल अगर वेट है तो आपको टेम्परेचर रखना बेटा 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना रखना, तो 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखना बेटा। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कितना, और ये प्री वार्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी सरकारी अस्पताल का बेटा आपका हो और उसको चलाए तो आधे घंटे तक तो गर्मी नहीं हो, तब तक तो बच्चा ठिठुर के मर जाएगा। तो ये बिल्कुल समझदारी रखनी है, क्योंकि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना, आपकी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो छीनने का कोई अधिकार नहीं है आपका, हमारी बात में क्लियर बच्चों। यहाँ पे तो पहले तो करना क्या बेटा, आपको आपका जो इंक्यूबेटर है वो प्री वार्म होना चाहिए, क्लियर है। और कितना टेम्परेचर रखना उसमें, 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे कितना रखना बच्चों, 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे आपका, और इंक्यूबेटर को बेटा सर्वो मोड पे चलाना है। कौन से मोड पे, सर्वो कंट्रोल मोड होता है, ध्यान रखना। ऑटोमेटिक या मैनुअल मोड यूज नहीं करना आपको। इंक्यूबेटर को कौन से मोड पे, अगर पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो इधर उधर, मान लो ओटी में डिलीवरी और बच्चे को वापस वार्ड में ले जा रहे हो, लेबर रूम वार्ड में ले जा रहे हो, लेबर वार्ड में, तो पेशेंट को बेटा सर्वो मोड पे रखना, किसको, इंक्यूबेटर को। ये रहा आपका इंक्यूबेटर बेटा, ये रहा इंक्यूबेटर, इमेज अच्छे से देख ले, ये लो पूरा इंक्यूबेटर है, सब कुछ रेडी है। इसमें प्री वार्म है, इन्फ्यूजन सेट, डिफिब्रिलेटर सब लगा, कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, और इसके अंदर बेटा प्री वार्म आपका इंक्यूबेटर है बेटा। इसे क्लियर नोट, ये इंक्यूबेटर प्री वार्म है बेटा, और इसका टेम्परेचर 36.2 डिग्री रखना है। और इसमें मोड कैसा बेटा, सर्वो कंट्रोल मोड, मैनुअल या आपका ऑटोमेटिक मोड नहीं रखना, कौन सा, सर्वो कंट्रोल मोड पे रखना। दिस इज इंक्यूबेटर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, हमारी बात में
क्लियर बच्चों, यहां पे बेटा, और आपको एवरी 1 आवर में टेम्परेचर चेक करते रहना बेटा। यहां पे बेटा फ्लूइड लॉस होगा, हर बात में क्लियर, फ्लूइड लॉस होगा, बच्चे को डिहाइड्रेशन होगा, किसके अंदर, इन्वर्टर में, और उसका मेन मेथड है बेटा कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड का अब क्वेश्चन आ चुका है कि बेबी को अगर इंक्यूबेटर में रखा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा तो जो टेम्परेचर लॉस हो रहा है उसका मेन कारण क्या है, तो टेम्परेचर लॉस का मेन कारण है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेक्शन रूट। कन्वेक्शन का मतलब बच्चा क्या है, गीला था, बस सॉरी बच्चे को अपने रखा, और अब यहाँ क्या हो रहा है, इसमें गरम गरम हवाएं चलती है 36.2 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो हवाएं स्किन के टच में आएगी और बेबी का क्या आएगा बेटा, फ्लूइड का लॉस कराएगी। तो पेशेंट को बेटा फ्लूइड लॉस है कन्वेक्शन मेथड से, तो अपन को बेबी को क्या करना है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करानी और एक्स्ट्रा फ्लूइड देना। अगर आपका किसमें, इंक्यूबेटर में, फ्लूइड कितना देना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट 20 से 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। ये क्वेश्चन आ चुका कि किसी बेबी को इंक्यूबेटर में रखा तुमने, और इंक्यूबेटर में तुमने रखा तो बेबी को फ्लूइड लॉस होने की रिस्क है। अबे किसकी रिस्क है, फ्लूइड लॉस होने की, और फ्लूइड लॉस होने की रिस्क है तो बेबी को क्या करना, फ्लूइड देना एक्स्ट्रा बाहर से। ब्रेस्ट फीडिंग तो करा रहे, फ्लूइड देना कितना, 20 से 40 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। इसके अलावा फेटोथेरेपी में रख रहे अपन, फोटोथेरेपी दे रहे पेशेंट को, तो फोटोथेरेपी में भी बेटा फ्लूइड लॉस होता है, वहां पे आपको देना 40 से 60 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से पर डे। यानी 3 किलो का बच्चा तो 120 ml दे दो, और अगर इंक्यूबेटर में रखा तो 20 से 30 का मतलब लगभग 60 से 90 ml आपको 3 किलो का बच्चा तो देना। ऐसे क्लियर और नॉट बेटा, अरे बस में, अरे बेटा कोल्ड स्टेट बेबी का टेम्परेचर 36.2 निकला, बेबी तो थोड़ा हीट जनरेट करेगा, ऐसा थोड़ी है। इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 36.2 पे सेट करते हैं नॉर्मली सर्वो कंट्रोल मोड पे। 36.2 का मतलब हाइपोथर्मिया, यहाँ पे उससे करना नहीं करा, बच्चा भी तो गर्मी बनाएगा, बच्चे के अंदर में भी तो टेम्परेचर रहता है, खुद भी तो आपका टेम्परेचर इंडिकेट करेगा बच्चों। इज इट क्लियर और नॉट, कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। हर बात बच्चों, अरे कोई डाउट है बच्चों। नेक्स्ट, बच्चे का टेम्परेचर चेक करना है। बच्चों में सबसे बढ़िया तरीका टेम्परेचर चेक करने का एक्जिला, बेस्ट मेथड कौन सा है, सॉरी मोस्ट मेथड बच्चों में क्या करता है, एक्जिला से। क्लियर है, ओरली चिल्ड्रन में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्लियर, और बेस्ट जो रूट होता है जिसको अपन कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, बताओ बेस्ट रूट कौन सा आता था बेटा, रेक्टल रूट। तो जो न्यूबॉर्न के अंदर अपन बेटा, न्यूबॉर्न के अंदर क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बेटा, तो टेम्परेचर जो चेक करने हैं आपको, टेम्परेचर जो चेक करना है वो ध्यान रखना, न्यूबॉर्न के अंदर जो टेम्परेचर जो मोस्ट जो रूट होता है वो रहता है बेटा एक्जिला, और एक्जिला में बेटा +1 करना होता है, +1 करना होता है। क्लियर है, क्लियर है। ओरल रूट क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओरल में एग्जैक्ट टेम्परेचर होता है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट जो रूट है, मोस्टली यूजेबल रूट एक्जिला है, और सबसे बेस्ट रूट होता है बेटा रेक्टम। रेक्टम पर चिल्ड्रन में रेक्टम क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कार्डियक सर्जरी में किसी को पाइल्स वगैरह तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, बिकॉज वेगस स्टिमुलेट होती है और बच्चे को आप ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो बेस्ट रूट तो होता है रेक्टम बेटा, इसी को कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है, और इसके अंदर बेटा क्या होगा, +1 ज्यादा होता है तो -1 करना है। तो एक्जिला और रेक्टम के बीच में बेटा +2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है बेटा। एक्जिला में तो +1 करना है, जैसे 98.6 आया तो 99.6 मानना है। और अगर आपका किसमें बेटा रेक्टम की बात करें, रेक्टम की अगर बात करें तो कोर बॉडी टेम्परेचर रेक्टम में 1 ज्यादा आता है तो माइनस करना है। अगर पेशेंट का 99.6 आ रहा है तो आपको 98.6 मानना है। क्लियर है, और एक्जिला और रेक्टम के बीच में कितना डिफरेंस होता है, तो 2 का डिफरेंस होता है। कितना डिग्री का, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। ऐसे क्लियर और नॉट बेटा, क्लियर बच्चों, आरी बात बच्चों। तो इस तरह से आपको टेम्परेचर क्या कर लेना बेटा, मॉनिटर कर लेना, और नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 डिग्री है बच्चों का बेटा। क्लियर बच्चों, इसके अलावा कई बार क्वेश्चन आता है, बच्चों में तो नहीं करते रेक्टम रूप, लेकिन अडल्ट में या डेड बॉडी का टेम्परेचर देखना है तो सबसे बढ़िया डेड बॉडी का टेम्परेचर देखना है, बढ़िया रूट रेक्टल रूट ही बेटा कोर बॉडी टेम्परेचर, इसको कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। और ये प्लस ज्यादा होता है तो आपको माइनस करना है, आपको टेम्परेचर लिखते समय मान रखना। और एक्जिला और आपका रेक्टम में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर होता है बेटा। कोई डाउट है बच्चों, और बच्चों में रेक्टल रूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड बेटा। और ध्यान रखना, बच्चे को अगर तुरंत ट्रीट करना, हाइपोथर्मिया को तुरंत ठीक करना है बेटा, आपको एयरवे क्लीनिंग करने के बाद सेकंड प्रायोरिटी क्योंकि साइलेंट किलर है। अगर आपने बच्चे को 1 मिनट तक लेफ्ट ओपन, एक बच्चे को खुला छोड़ देंगे ना 1 महीने तक, जब तक मतलब 1 मिनट तक, तो आपका टेम्परेचर लॉस होता है 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड लॉस टेम्परेचर 1 मिनट में बच्चे का। अगर बच्चे को तुमने कवर नहीं किया तो 1 मिनट में 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लॉस होता है। कितना बेटा, 0.3। तो 10 मिनट रख दिया तो कितना, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट लॉस हो जाएगा, बच्चा हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा, बच्चे को वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम होगी, बच्चे की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद बच्चे को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर मेजर में क्या करेंगे, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। अरे इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे बच्चे को, इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे अपन यहाँ पे
इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग है बेटा वो नॉर्मली 30 मिनट से लेके 1 आवर्स के अंदर, बेस्ट टाइम है 30 मिनट के अंदर अंदर बेटा। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है 30 मिनट से। इसके अलावा बच्चों एक दो और ध्यान रखना बेटा, एक दो और ध्यान रखना, यहाँ पे 30 मिनट पे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, क्लियर। और बच्चे को केएमसी देनी है, कंगारू मदर केयर। कोई भी हेल्थी मदर फादर रिलेटिव जो हेल्थी है, नर्स डॉक्टर कोई भी केएमसी दे सकता है। मिनिमम 3 घंटे और मैक्सिमम 12 घंटे देते हैं, सॉरी 3 से 12 घंटे देते हैं, कम से कम 1 घंटे तक केएमसी देनी है, कंगारू मदर केयर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो इस तरह से आप हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं बच्चे को। अरे कोई डाउट है बच्चों, क्लियर। और बच्चे को अच्छे से क्या करना है, मम्मी रेस्टोरेंट कराना। इसके अलावा हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए क्लियर है, आज बात में क्लियर है, अवॉइड बाथिंग फॉर 24 आवर्स टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए एक और ध्यान रखना, बाथिंग 24 घंटे तक पोस्टपोन करनी है। गांव में क्या करते हैं अपन, बच्चा होते ही बच्चे को नहला देते हैं, कभी भी नहीं नहलाना, बच्चे को निमोनिया हो जाएगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाथिंग आपको कम से कम, बाथिंग आपको बेटा आर्यवास में बाथिंग कम से कम 24 घंटे तक आपको अवॉइड करनी है। बाथिंग 24 घंटे तक आपको अवॉइड करनी है टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। एक क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूबॉर्न में बाथिंग शुड बी डन तो आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ। 24 घंटे तक बाथिंग नहीं करनी क्योंकि बच्चे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। बट एक कंडीशन ऐसी है, अगर बच्चे को हेपेटाइटिस बी है बेटा, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है मां को, तो मां अगर हेपेटाइटिस बी से ग्रसित है, उसका बच्चा पैदा रहा तो उसको इमीडिएट बाथिंग विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर न लाना है। नॉर्मली 24 घंटे तक बाथिंग नहीं करनी है, लेकिन मदर को हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे को विद इन 1 आवर में करवाना टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या करना बेटा, इमीडिएटली बाथिंग करानी है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी है मदर को तो बच्चे को ट्रांसफर हो सकता है, तो तुरंत बच्चे को नहला देना। गेट माय पॉइंट, क्लियर बच्चों। हेपेटाइटिस बी मोस्ट कॉमन आपका इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस बी। क्लियर बेटा, इसके मैनेजमेंट के लिए जो वैक्सीन लगती है वो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगती है, क्लियर, जिसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, क्लियर है। और ये जो न्यूबॉर्न है उसमें कैसे लगती है, 0, 1 और 2 मंथ में। और इसको बेटा हेपेटाइटिस बी को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है, 7th मेजर कलर डिजीज में 7th वैक्सीन आपकी। छह पहले थी कौन कौन सी, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, क्लियर, मीजल्स, बीसीजी और पोलियो, और छठी हेपेटाइटिस 7वीं हेपेटाइटिस बी को शामिल कर लिया। तो टोटल अभी 7 मेजर किलर डिजीज के द्वारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वैक्सीनेशन करते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है फोटोफोबिया बेटा, अर्टिकेडिया। और अगर न्यूबॉर्न में लगाते हैं तो कब लगाते हैं, न्यूबॉर्न के अंदर बेटा आपका 0 डेज पे, आपका 6 वीक पे, 14 वीक पे और बूस्टर डोज लगती है। अगर आपने जन्म पे नहीं लगाया, चिल्ड्रन में लगा रहे तो पहली डोज 0 मंथ पे, फिर 1 मंथ पे और 2 मंथ पे, क्लियर। जबकि अडल्ट में 0, क्लियर है, 1 और 6 मंथ पे लगाते हैं बेटा, क्लियर है। और 0.5 ml लगाते हैं इसको, डोज कितनी 0.5 ml, चाहे अडल्ट हो चाहे न्यूबॉर्न। रूट रहेगा IM और मसल यूज करते बेटा डेल्टोइड। कौन सी मसल्स में, डेल्टोइड में, क्लियर बच्चों। और हेपेटाइटिस बी बेटा डायलिसिस वाले वर्कर में और हेल्थ केयर वर्कर में, और डायलिसिस वर्कर में, क्लियर। नॉन सीजनल हेपेटाइटिस होता है, सबसे ज्यादा होने वाला हेपेटाइटिस है बेटा। सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस जो होता है बेटा हेल्थ केयर वर्कर में 70%, या डायलिसिस के मरीजों में हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है बेटा। गेट माय पॉइंट। और पास में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है हेपेटाइटिस बी आपका, क्लियर है। और हेपेटाइटिस बी में लेस जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस सबसे कम किस हेपेटाइटिस में होता है, तो बेटा हेपेटाइटिस बी में, क्लियर बच्चों। तो ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। अरे कोई डाउट है बच्चों, अरे आगे बच्चों। और बर्थ के विदिन 8 घंटे के अंदर लगाने, सबसे पहले बीसीजी लगाते हैं, फिर हेपेटाइटिस बी लगाते हैं, फिर पोलियो पिलाते हैं। अरे कोई डाउट है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ते हैं। अरे कोई डाउट है बच्चों, सर्वो कंट्रोल मोड पे रखना, ये सारा तैयार करना। उसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, तो ये अपने टेम्परेचर मेंटेन किया। तो सबसे पहले आपने नर्सिंग असिस्मेंट में इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न में क्या पढ़ा, सबसे पहले असिस्ट करना है, नॉर्मल और एब्नॉर्मल सीस पैटर्न वगैरह को देखना है। दूसरा करना आपको बेटा सक्शनिंग करनी है एयरवे क्लियर करने के लिए। और तीसरा टेम्परेचर मेटर। फिर करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, फिर उसके बाद अपगार स्कोरिंग करेंगे, फिर आई केयर करेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, आइडेंटिफिकेशन बेड लगाएंगे, विटामिन के इंजेक्शन लगाएंगे, मल्टीपल मैनेजमेंट होगा। बाकी की क्लास आपको कल होगी बेटा सेम टाइम पे बेटा 8:30 PM पे आपका सेम क्लास होगी डेमो बैचेज में बेटा। किसमें, डेमो बैचेज में। और ये जो बच्चा बेटा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा मम्मी रेस्टोरेंट कैसे लगाते हैं। बच्चे को नीचे आपको बेटा आपको तौलिया यूज करना है बेटा, क्लियर। तौलिया को इधर फोल्ड करना और इधर फंसा देना, इधर फोल्ड करके इधर फंसा देना,
और नीचे से फोल्ड कर देना, तो बच्चे के हाथ पैर मूवमेंट नहीं करेंगे, गर्दन खुल रहेगी, ये मम्मी रेस्टोरेंट कहलाता है। आ रही बात में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर बच्चों? अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग वगैरह अपन कल देखेंगे, आज मैंने एक ही क्वेश्चन पढ़ाया, बाकी के क्वेश्चन थ्योरी के साथ में 1 मिनट में करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।